कुमकुम, ये डॉक्टर साहब और वो दिख नहीं रहे भाभी शायद। नहीं दिख रहे क्या? हाँ, एक मिनट। हाँ, है डॉक्टर साहब। हाँ ना, ठीक। है। है डॉक्टर साहब भी है। हाँ, ठीक। कुमकुम से सजे झुम सभागृह के शुभ स्वागतदार, चंदन की शीतल का हो रहा एहसास। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के ऑनलाइन 10वें दिन का कार्यक्रम संजीवन सिद्धा समिति लेकर आ रही है। कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर की पहचान और रोकथाम पर मार्गदर्शन के रूप में डॉक्टर अभिनव जी झंवर और डॉक्टर साक्षी जी झंवर, आप हमारे प्रदेश की सदस्य निर्मला जी झंवर के बेटे बहू हमारी पहचान है। आपका ऑनलाइन महेश नवमी निमित्त रुद्राक्ष कार्यक्रम में स्वागत है, अभिवादन है। आपके लिए शब्दों के भाव में स्वागत। डॉक्टर होता है जीवन का रखवाला, डॉक्टर होता है जीवन का रखवाला, दर्द में बनता है भगवान रूपी सहारा, दिन रात करता है सेवा हमारी, स्वास्थ्य रक्षा जैसे जिम्मेदारी आपकी है सारी, जिम्मेदारी आपकी है सारी। तो विदर्भ प्रदेश में आपका स्वागत है। वैसे ही हमारे विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन के मंत्री, जिनकी है स्मार्ट कार्यशैली, भाई अजय जी मोदानी, आपका प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के जूम सभागार में स्वागत है, नमन है। वाणी में विनम्रता, व्यवहार में मधुरता हो, कर्म से प्रेरणा और दृष्टि से दूरदर्शिता हो, संगठन को जो भी संगठित करे वो हर जगह खुशबू बिखारने वाले हमारे अजय भैया का भी स्वागत है। प्रदेश की नेतृत्व में अध्यक्षा सुषमा जी बंग, कोषाध्यक्षा प्रेमा जी बंग, संगठन मंत्री कल्पना जी पुतड़ा, प्रचार मंत्री सुनीता जी मन, निवृत्तमान अध्यक्षा भारती जी राठी, पूर्व अध्यक्षा सुधा जी राठी, तारा जी माहेश्वरी, आशा जी लड्डा, मीना जी सावल, ज्योति जी बाहेती, उषा जी करवा, प्रदेश की उपाध्यक्षा, सह सचिवा, समिति निर्देशिका, समिति संयोजिका, सह संयोजिका, जिला एवं तहसील की सभी उपस्थित बहनों को राम राम, जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। आराध्य देव भगवान महेश की आराधना के लिए मैं संजीवन सिद्धा समिति की निर्देशिका नीता जी भंडारी से विनती करूंगी कि वे महेश भगवान की स्तुति गाए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण सभी को। नारायण नारायण भी। आज जो ये स्तुति मैं कहने वाली हूँ, इसका बड़ा महत्व है दोस्तों। बस एक लाइन में इसका महत्व आपको बताना चाहती हूँ। शिव आराधना हम तो वैसे ही बोल चलकर भगवान महेश की संतान है, और जब हम भगवान महेश की संतान है तो डेफिनेटली हम सभी लोग करते ही है महेश की साधना वंदना। लेकिन ये जो मंत्र मैं आज स्तुति के रूप में कह रही हूँ बहुत छोटा सा है, लेकिन आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, जो हमारे पहले दो सुख है 7 सुखों में से, उसमें बहुत इफेक्टिव है। तो आप एवरीडे घर में भी यदि ये इतना सा मंत्र बोल के काम करते हो, आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। मैं एक एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, उस हिसाब से मुझे इसमें बहुत लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसलिए मैं बहुत गहराई से इस चीज को चाहती हूँ कि आप सभी करें। सो अपनी आईज को क्लोज करके भगवान शिव महेश के स्वरूप को अपनी आंखों की आंखें लाइएगा और ध्यान से इसको सुनिएगा। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर नीना दीदी। ऑनलाइन कार्यक्रम की तैयारी करते हुए सुषमा भाभी को जब देखती हूँ तो मुझे गाना याद आया। तुम्हारी नजरों में हमने देखी अजब सी झलक, अजब सी चाहत झलक रही है। तो प्रदेश अध्यक्षा सुषमा जी, आप आपके विचार अभी सदन के सामने रखेंगे।
धन्यवाद नीलिमा जी। सभी को जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर अनुभूति हुई नीना जी, आपकी प्रार्थना से, आपके मुख से जो प्रार्थना सुनी। हमारे समाज के निर्माता भगवान महेश और माता पार्वती की जो प्रार्थना आपने कही, बहुत ही सुंदर। भगवान उमा महेश को नमन। माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस महेश नवमी पर्व पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम की श्रृंखला लगातार चली आ रही है। आज हमारे बीच पधारे हैं डॉक्टर अभिनव जी झंवर तथा साक्षी जी झंवर। कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर जागरूकता और रोकथाम के बारे में वो हमें अवगत कराएंगे। आप दोनों का विदर्भ प्रदेश में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में उपस्थित विदर्भ प्रदेश सचिव भाई अजय जी मोदाणी, निवृत्तमान अध्यक्षा भारती जी राठी, हमारी सभी प्रेरणा स्तोत्र पूर्वाध्यक्षाएं डॉक्टर सुधा जी राठी, डॉक्टर तारा जी माहेश्वरी, आशा जी लड्ढा, मीना जी सावल, ज्योति जी बाहेती, उषा जी करवा, सभी पदाधिकारी गण, समिति संयोजिकाएं, जिला अध्यक्षाएं, सचिव, उपस्थित सभी बहनों का, विविध प्रदेशों से आई हुई सभी बहनों का मैं दिल से अभिवादन करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। बोलने की कला का प्रशिक्षण के पश्चात यानी कि ओरेटर्स क्लब, सभी जिलों की बहनों ने ओरेटर्स क्लब के माध्यम से विविध विषयों पर जो अभिव्यक्ति रखी वो प्रशंसनीय है। सभी नए नए स्पीकर्स अभिनंदन के पात्र है। परिणय गीतमाला प्रतियोगिता के पार्टिसिपेंट्स के क्या कहने, सभी ने सुंदर सुंदर तरीके से सज धज कर अपनी मारवाड़ी बोली में गीत गाए। अजय जी, आपने देखा ही होगा, हमने सारे चीजें व्हाट्सएप पे बताई है। ये सब हमारे स्मृति पटल पर अंकित रहेंगे हमेशा। सभी समिति संयोजिकाएं, निर्देशिकाएं अपने अपने संयोजिकाओं के साथ कार्यक्रम की प्लानिंग के मुताबिक कार्य कर रहे हैं, वो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। पदाधिकारियों का जोश और उत्साह को देखते हुए हमारा यह पर्व महापर्व के रूप में मनाया जाएगा तथा निश्चित ही समाज एकत्रित होकर इसे यादगार बनाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। अपने शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करना चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। लोग अक्सर कहते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, पर ये सोचना चाहिए कि आज की करनी कल होने वाली है। इसलिए हमारी संजीवन सिद्धा समिति समय समय पर स्वास्थ्य जागरूकता के विषय पर कार्यक्रम लेकर आती है। आज संजीवन सिद्धा समिति के अंतर्गत कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एवं रोकथाम पर मार्गदर्शन रखा है, जिसका आप सभी लाभ लीजिए। जो भी मन में सवाल होंगे आप उसका निराकरण कर लीजिए। हमारे साथ डॉक्टर अभिनव जी तथा साक्षी जी झंवर उपस्थित है। साथ ही मीना जी भंडारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का आनंद लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हम आज मेडिकल साइंस के बारे में जो प्रगति हुई है उसका सब सुनेंगे, उनके वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे। आप सभी इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा भाभी। हमारे बीच हमारे विदर्भ प्रदेश के मंत्री अजय भैया उपस्थित है। 13 तारीख से हमारे कार्यक्रम के बीच में 14 तारीख को 15 तारीख को हमारे विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष दामोदर जी सारडा भी उपस्थित थे। भैया, आज आपको भी हमारे जो ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे इसको शुभकामनाएं देनी है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ अजय भैया से कि वे अपने विचार। जय महेश। सारा माहेश्वरी समाज जिनकी शरणों में है, उस भगवान महेश के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस ऑनलाइन सभा में जुड़ी हुई सभी नारी शक्ति को भी नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा उनकी जो ऑनलाइन श्रृंखला चल रही है उसमें सर्वाइकल कैंसर एवं कैंसर जागरूकता तथा रोकथाम जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित सेमिनार के आयोजन हेतु मैं सर्वप्रथम संजीवन सिद्धा स्वास्थ्य समिति को और महिला संगठन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे समाज के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना आज की आवश्यकता है और विशेष रूप से महिलाओं में
सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों को प्रति जागरूकता फैलाना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बताते हुए हर्ष होता है कि हमारे अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा ने भी इस सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को हमारे फ्लैगशिप योजना में भी समाविष्ट किया है, जिसे बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल सोसाइटी द्वारा भी 50% की सहायता दी जा रही है। डॉक्टर अभिनव जी झव्वर और डॉक्टर साक्षी जी झव्वर जैसे विशेषज्ञों का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को और भी सार्थक बनाएगा। साथ ही समिति की जो निर्देशिका है श्रीमती नीनाजी भंडारी और संयोजिका डॉक्टर पद्मा जी धूत, इनका भी मैं इस सराहनीय प्रयास के लिए अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती सुषमा जी बंग एवं प्रदेश मंत्री नीलमा जी मंत्री, इनका भी आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि जिनके नेतृत्व में यह ऑनलाइन श्रृंखला बहुत अच्छी तरह से पिछले 10 दिनों से चल रही है। हमारी संगठन की ओर से इस सेमिनार की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रयास समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय महेश। और एक बात और कहना चाहूंगा, हमारा जो महेश नवमी का जो पर्व चल रहा है, इसमें महिला संगठन की जो हमारी प्रदेश के जो संयोजिका है राजेश्री भाभी जी गांधी और विद्या भाभी जी लड्डड़, इनके मार्गदर्शन में महेश नवमी का जो आयोजन पूरे प्रदेश में हो रहा है, ये भी बहुत सराहनीय है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। विचारों में स्पष्टता, कर्मों में गंभीरता, समाज के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और नेतृत्व में विनम्रता, ऐसे हमारे भैया, आपका बहुत बहुत आभार। आप पूरे टाइम रुकने वाले भैया? हाँ, रुकेंगे ना भैया। हाँ ठीक। तो अब चलते हैं संजीवन सिद्धा समिति की ओर। तो हमारे संजीवन सिद्धा समिति की संयोजिका पद्मा जी धूत से विनंती है कि वे आगे का संचालन करें। और नीना दीदी जब प्रश्न पूछेंगी तो जो भी आंसर देंगे, उन्होंने दीदी ने अगर बोला ये सही है तो गूगल पे नंबर वाला व्हाट्सएप नंबर भेजने का है। गूगल पे नंबर भेजिए। आज पद्मा जी का क्या? पद्मा जी आप हो गए पद्मा जी? 1 मिनट। पद्मा जी को मोबाइल आ गया शायद। पद्मा जी बाद में बात करो। हाँ, आगे। हेलो। हाँ आगे हाँ हाँ ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की महेश नवमी निमित्त आयोजित जूम सभा में ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनव जी झंवर तथा ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साक्षी जी झंवर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सबको साथ में लेकर चलने वाली हमारी विदर्भ अध्यक्ष सुषमा जी बंग, हमेशा मुस्कुराते रहने वाली हमारे विदर्भ सचिव नीलिमा जी मंत्री, प्रदेश सचिव श्री अजय जी मोदानी, जिनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे लोग ही है हमारे समाज की शान, ऐसे लोग ही है हमारे समाज की शान। स्वागत है आपका श्रीमान, स्वागत है आपका श्रीमान। निवृत्तमान अध्यक्ष भारती जी राठी, सभी आदरणीय पूर्व अध्यक्षाएं, सभी विदर्भ पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष सचिव, तालुका अध्यक्ष सचिव, सभी समिति निर्देशिका, संयोजिकाएं तथा सह संयोजिकाएं, सभा में सभी उपस्थित सभी बहनें का मैं संजीवन सिद्धा समिति संयोजिका डॉक्टर पद्मा धूत आप सबका पुनश्च स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। विदर्भ में हमने सभी जिलाओं में संजीवन सिद्धा समिति द्वारा बहुत से प्रोग्राम लिए हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, मरणोपरांत नेत्रदान। इसमें विदर्भ से 423 से ज्यादा फॉर्म भरे गए। कैंसर अवेयरनेस, फेस एंड फाइट कैंसर, डेंटल चेकअप, सर्वाइकल कैंसर,
कैंसर वैक्सीनेशन, HPV वैक्सीनेशन, पेप स्मीयर टेस्ट, आई कैंप तथा अखिल भारतीय से आने वाले हुए सभी प्रोजेक्ट किए। आज फिर कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जागरूकता और रोकथाम इस विषय पर ऑन्कोलॉजिस्ट अभिनव जी झंवर तथा ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साक्षी जी झंवर जो संभाजी नगर से है, ये हमें सभी जानकारी देंगे। कैंसर का नाम सुनते ही लोग एकदम सहम जाते हैं। लोग समझते हैं कैंसर हो गया तो अब कुछ बराबर नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ साल पहले यह जानलेवा बीमारी थी, मगर आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कैंसर पर नए नए उपचार और नई नई मेडिसिन अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट से कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कैंसर से न डरते हुए अपना मनोबल बढ़ाकर पॉजिटिव रहकर अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए। आप सभी इस बेहद खास और जरूरी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हो। यह एक ऐसी जगह है जहां हम खुलकर बात करेंगे हमारे शरीर, हमारा स्वास्थ्य और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में। आज का दिन हमारे लिए है अपने शरीर की सुनने का, अपनी मन की करने का, अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का। आज हम कैंसर से डरने नहीं, उससे लड़ने और समझने के लिए आए हैं। चलो, अब हम जिससे सुनने आए हैं उनकी ओर चलते हैं। अब मैं संजीवन सिद्धा समिति की सह संयोजिका संगीता जी भट्टर से अनुरोध करती हूँ कि आप डॉक्टर अभिनव जी झंवर का परिचय दें। जय श्री कृष्ण। उमा महेश। समाज की कमजोरी को अपने कंधों पर ढोता है। लोग चैन से सोएं, स्वयं की नींद और चैन सब खोता है। भगवान से पहले डॉक्टर का दरवाजा खटखटाना होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज मुझे आप सभी ने हमारे आज के मार्गदर्शक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनव जी झंवर से रूबरू कराने का अवसर प्रदान किया गया है। आप वर्तमान में कमल नयन बजाज हॉस्पिटल छत्रपति संभाजी नगर में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। आपने 2011 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यवतमाल से MBBS पूरा किया है। 2015 में मणिपाल यूनिवर्सिटी से MD जनरल मेडिसिन में किया है एवं 2020 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी पूरा किया है। आप रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन यूनाइटेड किंगडम के सदस्य भी हैं एवं यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के भी सदस्य हैं। अंत में यही कहूंगी, एक डॉक्टर ही होता है जो रोते हुए आए व्यक्ति को हंसते हुए भेज सकता है। इसीलिए भगवान ने हम सबके बीच में डॉक्टर को खड़ा किया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद संगीता जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर अभिनव जी झंवर को। यह एक ऐसे डॉक्टर है जिनका काम है हम जैसी महिलाओं को सुरक्षित, जागरूक और स्वस्थ रखना। तो स्वागत है डॉक्टर अभिनव जी झंवर आपका। जय महेश, जय श्री कृष्ण। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अभिनव झंवर, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर फिजिशियन, कमल नयन बजाज हॉस्पिटल और वेदा ऑन्कोलॉजी क्लिनिक संभाजी नगर में। मेरा शिक्षण DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से हुआ था। उसके बाद से मैं पिछले 4 साल से संभाजी नगर में कार्यरत हूँ। आज का टॉपिक कैंसर का अवेयरनेस करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। और कैंसर के जो मरीज है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए उसके ऊपर अवेयरनेस, इसे कैसे हम
कौन से कैंसर्स होते हैं, उनके अर्ली सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले लक्षण क्या है, उसका कैसे निदान किया जाए और उसके ऊपर कैसे उपचार किया जाए, इसके बारे में मैं थोड़ा क्रिस्प में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और कैंसर बोला तो क्या होता है कि कैंसर जैसे हमें कोई बोल देता है तो हमें लगता है कि बस अभी 3-6 महीने की बात है और हमारे हम बस अभी हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो या पहली स्टेजेस में अर्ली स्टेजेस में पता चले तो इसे हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। और ये पेशेंट्स जैसे हम जो नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल लोग हैं उनके जैसे रह सकते हैं। और जब ट्रीटमेंट भी चलती है तो नॉर्मल ही रहना रहता है, कुछ प्रिकॉशंस लेने रहते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। तो मेरी स्लाइड्स विजिबल है आई थिंक सभी को। हाँ हाँ है। चलो अब चलेगा। यस, तो ठीक है। तो ये है ना WHO का गाइडलाइंस है, WHO का थीम है कि क्लोज द केयर गैप। इसका मतलब है कि गांव का पेशेंट हो या सिटी का हो या यंग पेशेंट हो या फिर लड़का हो या फिर लड़की हो या बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, कुछ भी हो, हमें केयर गैप को, मतलब गांव में है तो यार अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं करना, सिटी में है तो ट्रीटमेंट करेंगे भाई, उम्र में 70 साल के है तो ट्रीटमेंट करके क्या मतलब है, यंग पेशेंट है तो इसको क्यों इतने साइड इफेक्ट देना है, ये जो डिफरेंस है, लेडीज है तो उसको नहीं करना है, जेंट्स है तो उसको करना है, या जेंट्स है बूढ़ा है तो नहीं करना है, ये जो डिफरेंस है ये हमने नहीं रखना है। तो यही उसका थीम है, द क्लोज द केयर गैप। तो ये डिफरेंसेस हमें अवॉइड करना है। और दूसरा है चॉइस वर्सेस चांसेस। स्मोकिंग ये नहीं करना ये हमारा चॉइस है, दारू नहीं पीना ये हमारा चॉइस है। तो वी शुड नॉट वी शुड हमें कोशिश ये करना है कि हमें एडिक्शंस, स्मोकिंग, तंबाकू, ड्रिंक्स ये अवॉइड करना है। तो वी हैव अ चॉइस, हम वो चॉइस को जितना हम चॉइस है कि हम ना ले तो बेटर है। तो यही हमारा थीम है और इसी के लिए, हाँ, इसी के ऊपर मैं फोकस करने जा रहा हूँ। आज का जो ये है कि कैंसर का शब्द जैसे ही सुनते हैं तो एक तो टेंशन आता है कि अब तो कुछ सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत ही ज्यादा डरावनी बीमारी है, बहुत अब कुछ बचा नहीं है जिंदगी में, अब खत्म हो गया है। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं, बस थोड़ी मेहनत लगती है। ट्रीटमेंट का हिस्सा डॉक्टर रहता है, रिलेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और पेशेंट का मोटिवेशन, उनका उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं जैसे उन्हें पता चलता है। तो इसीलिए हमें उन्हें मोटिवेटेड रखना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, इसके लिए उसमें फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब अगले 30 मिनट के अंदर में कुछ कुछ टॉपिक्स है। पहले तो कैंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर और लंग कैंसर, जो तीन प्राथमिक कैंसर जो सबसे कॉमन महिलाओं में या जेंट्स में देखा जाता है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले एक तो मिथ, मतलब क्या हमारे इसमें हमें एक डर है जो कि भाई वो डेथ सेंटेंस है, महंगी ट्रीटमेंट है, और अगर भले ट्रीटमेंट किया तो इलाज क्योर नहीं होने वाला, पेशेंट की जान जाने वाली है, दर्दनाक है, फैलता है, एक से दूसरे को फैलता है, घर में उनके बर्तन यूज करेंगे, उनके साथ रहेंगे तो हमें भी कैंसर हो जाएगा। या फिर जिनको फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो उनको कैसे हो रहा है, वो बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहे तो उनको कैसे हो रहा है, तो उनको तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो गलत बात है। ये सब गलत फैक्ट्स है, बायोप्सी करेंगे तो ये फैल जाएगी बीमारी, ये सब गलत गलत रीजंस है, गलत एक अवेयरनेस चाहिए इस बारे में कि ये सब गलत है, ये मिथ्स है, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। इसको मैं आपको हर चीज का आगे में जैसे स्लाइड्स मूव होंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। ये हमारे कैंसर सर्वाइवर्स है, मैं बहुत बार सेलिब्रिटीज के फोटो डालता हूँ ताकि लोगों को समझे कि ये लोग भी कैंसर से गुजरे हैं और ये सब ठीक हो गए और अभी फिल्म्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे।
और ये सब कैंसर सर्वाइवर्स है, जिन्होंने राकेश रोशन, युवराज सिंह, संजय दत्त, और ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। इनको देख के आज ये भी नहीं लगता कि ये कैंसर सर्वाइवर्स है। हाँ, हम हार चुके हैं कई केसेस में, जहाँ पे इरफान खान, ऋषि कपूर, जहाँ पे हम हार गए। लेकिन साइंस विज्ञान 2020 में, 2010 में जो था, वो 2025 में बहुत बदल चुका है। ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे, और ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं। अभी कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरीज, अर्ली अवेयरनेस के लिए स्क्रीनिंग कैंप्स, वैक्सीनेशन, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। मे बी नियर फ्यूचर कैंसर एक टीबी की बीमारी की तरह हो जाएगा, जिसको हम आराम से गोलियों पे, टैबलेट्स पे भी कंट्रोल कर पाएंगे, वैक्सीनेशन भी आ जाएंगे। तो टाइम टाइम इस टाइम के साथ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली जो 2010 या 2000 में जो कैंसर्स थे, उसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे वो काफी लिमिटेड थे। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफी सारे आ गए हैं। तो यस, डेफिनेटली हम कहीं पे पीछे हैं, लेकिन कहीं बहुत जगहों पे हमने इम्प्रूवमेंट की है, और विद टाइम ये इम्प्रूवमेंट होने ही वाली है। तो ये एक स्टेटिस्टिक्स है कैंसर इंडिया का, कि ऑलमोस्ट एक साल के अंदर 2020 में कितने केसेस आए थे। तो लगभग लगभग ये केसेस जो थे, इसमें से कुल मिला के कम से कम 13 से 15 लाख तक लोग नए कैंसर के पेशेंट डिटेक्ट हुए थे। और उसमें 8 ये पुराने और नए केसेस मिलके अराउंड 8,51,000, 8.5 लाख लोगों की मृत्यु भी हुई थी कैंसर के कारण। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और मेल्स में, मतलब आदमियों में ओरल कैंसर, लंग कैंसर सबसे कॉमन रहता है। फीमेल्स में, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवरी कैंसर, ये ज्यादा कॉमन होता है इंडिया में। तो अगर आप कैंसर का बर्डन देखोगे, तो हमारे इंडिया में, भारत में 765 गांव है, उसमें सिर्फ 175 डिस्ट्रिक्ट्स में कैंसर केयर फैसिलिटी है। तो अगर कोई गांव का पेशेंट है, तो उसे एटलीस्ट 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ट्रैवल करके ट्रीटमेंट के लिए आने पड़ता है। और 8 साढ़े 8 लोगों की हर साल मृत्यु हो जाती है। अगर आप यही केसेस देखेंगे, जब कोविड हुआ था, तो लगभग लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी सिर्फ कोविड से। और उसी समय पे जब कोविड की डेथ्स हो रही थी, उसी समय पे 8.5 लोगों की कैंसर से भी मृत्यु हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड से जब हम 5.5 लाख लोग मर गए थे, मृत्यु हो गई थी, तो हम तब डर गए थे। तो आप सोचिए, हर साल हम 8.5 लोग कैंसर से जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पैंडेमिक है। कोविड की तरह ये भी एक पैंडेमिक है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखोगे, तो ऑलमोस्ट जिस हिसाब से कैंसर बढ़ रहा है, 5 से 10% हर साल से बढ़ता है। तो मान लीजिए, हर 10 पेशेंट में एक को, किसी ना कि हर 10 लोगों में एक को कैंसर होने का चांस रहता है। ये चांस दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। सो अगर हमें नहीं हो रहा है तो वी आर लकी, और अगर है भी तो वी कैन कंट्रोल इट, वी कैन ट्रीट इट। तो अब ये कैंसर होता क्या है? तो कैंसर इज, ये एक मेजॉरिटी जो सबसे ज्यादा कारण या कॉमन कारण है एडिक्शन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टोबैको और सिगरेट, वाह। तंबाकू, गुटखा, दारू। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अल्कोहल, ये सबसे बड़े वन ऑफ द, ये रिवर्सिबल कारण है। अगर हम इन सबको बंद कर दें तो हम इनको रिवर्स कर सकते हैं, ये अगर हम अवॉइड करें तो। फिर दूसरे कुछ कारण रहते हैं हमारे डाइट। डाइट में अगर हम बहुत, मतलब बैठ के ही काम कर रहे हैं, और उसमें हम पिज्जा, बर्गर, मैगी, या मैदे की चीजें, या जो चीजें हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, उसका सेवन ज्यादा करें, ग्रिल्ड आइटम ज्यादा करें, सॉल्टेड आइटम ज्यादा करें, प्रिजर्वेटिव जिसमें ज्यादा यूज हो, तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे कैंसर करने का रिस्क कर रहा है। दूसरा वन ऑफ द कॉमन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब कि मोटापा, ये भी एक कैंसर के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि कैंसर करने में रिस्क है। तो इसके लिए डेफिनेटली मोटापा मोटापा कम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर कुछ इन्फेक्शंस रहते हैं जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कॉमन इन्फेक्शन रहता है पुराने लोगों में, जब नीडल्स हम
एक गर्म करके या बॉईल करके यूज करते थे, तो काफी पुराने लोगों में आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन दिखता है। तो ये हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ब्लड से फैलता है। तो अगर घर में किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो बेटर है कि हम स्क्रीन कर लीजिए फैमिली मेंबर्स को, और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेट कर लीजिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी लिवर कैंसर करने का रिस्क करता है। दूसरी तरह एचपीवी वैक्सीन सर्विक्स कैंसर करता है, जो साक्षी आपको डिटेल में आगे बताएगी। तो ये प्रिवेंटेबल कैंसर है जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो कुछ इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ये, फिर एडिक्शंस में सिगरेट, तंबाकू, टोबैको, अल्कोहल, मोटापा और डाइट, ये हमारे, बाकी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, मदर को हुआ है, ग्रैंड मदर को हुआ है, नानी को दादी को हुआ है, तो अगर स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है तो आप कंसल्ट कीजिए। तो इसको हम स्क्रीन कर सकते हैं, इसको हम स्क्रीन करके या फिर पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके उसके और एक फिजिशियन से, ऑन्को फिजिशियन से मिलके आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ हम अवेयरनेस के लिए या कुछ जेनेटिक टेस्टिंग करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स है तो हम मैमोग्राफी या सर्वाइकल पैप्समियर स्क्रीनिंग, ये कुछ चीजें हम कर सकते हैं। अगर हम अब ये टोबैको के बारे में अगर हम देखेंगे, सिगरेट्स पे जो जिसपे मैं बहुत फोकस करता हूँ, तो सिगरेट में अराउंड 7,000 केमिकल्स मिलते हैं। 7,000 केमिकल्स और 599 600 एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। और ये सब है ना केमिकल्स है जो कि इतने सारे उसके अंदर ये रहते हैं केमिकल्स जो कि कैंसर, ये सारे जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे केमिकल्स है, ये सब कैंसर को, रिस्क को बढ़ाते हैं। तो आप समझ रहे हो, तो ऑलमोस्ट हम केमिकल ले रहे हैं कैंसर करने के लिए। तंबाकू भी सेम यही है एडिक्शन, जो कि खैनी, ये जो हम देते हैं, ये सब कैंसर का रिस्क करते हैं। अगर आप तंबाकू या टोबैको का इस्तेमाल, सेवन करते हैं, तो इससे 17 अलग अलग कैंसर कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करेंगे मुंह से, तो मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर, लिवर का कैंसर, किडनी का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, मोशंस के रास्ते का कैंसर, ब्लड का कैंसर, ये सब कैंसर कर सकता है। आप जो नाम लेंगे, पैनक्रियास का कैंसर, सब कैंसर कर सकता है। इतना रिस्की रहता है टोबैको या स्मोकिंग। अगर आप और फिर दूसरी बात है, बहुत बार ये रहता है कि फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो हम स्मोक कर रहे हैं, अगर कोई फ्रेंड स्मोक कर रहा है और हम उसको इनहेल कर रहे हैं तो भी वो रिस्क है, उसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। तो अगर कोई पेशेंट, कोई जेंट्स या कोई भी स्मोक कर रहा है, फॉर व्हाटएवर, कोई भी जो भी हो, अगर वो स्मोक कर रहा है तो वो खुद को तो रिस्क में डाल रहा है, आजू बाजू के जो उसके फैमिली मेंबर्स है, वाइफ है, डॉटर है, बच्चे है, माँ है, उनको भी रिस्क कर रहा है। या हम, फ्रेंड है, मैं तो पीता नहीं हूँ लेकिन मेरा फ्रेंड पीता है, मैं बस उसे कंपनी दे रहा हूँ, तो वो पैसिव स्मोकिंग भी रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ाता है। अल्कोहल, अब दारू के बारे में आएंगे तो दारू भी 7 से 10 अलग अलग कैंसर करता है। ये भी मुंह का कैंसर, अन्न नलिके का कैंसर, पेट का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, आंतड़ी का कैंसर, लिवर का कैंसर, ये सब कर सकता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल को बिल्कुल वी हैव टू चूज, या तो वो या तो हम। तो इसके लिए फिर अगर हम मोटापा देखें तो मोटापा के कारण भी थायराइड का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर, आंतड़ी का कैंसर, ओवरीज का कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। तो डेफिनेटली वो हमें अवॉइड करना है। पॉल्यूशन से भी कैंसर होता है, बट आई थिंक कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे रोक नहीं सकते। तो आई थिंक कि इट इज जस्ट विद टाइम, हम इसको ये विद टाइम जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, शायद इस पे ये होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो सनलाइट एक्सपोजर से भी कैंसर होता है, बट हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज का, यूएस का प्रॉब्लम है। वायरसेस में जैसे मैंने आपको बताया था, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी, इससे होता है। अब मैंने आपको अभी तक जो बताया है वो कि कैंसर का कारण क्या है और क्या क्या हम अवॉइड कर सकते हैं। और कैंसर क्या होता है, ये कैंसर शब्द ही बहुत बड़ा रहता है। कैंसर मतलब आपके जो नॉर्मल सेल्स है, ये अगर आप स्लाइड पे देखोगे तो ये नॉर्मल सेल है, ये ग्रो हो रहे हैं, लेकिन कोई एबनॉर्मल सेल है, मतलब जो सेल ने अपना रूप बदल लिया है,
वो बहुत तेजी से बढ़ने लग रहा है। जो नॉर्मल सेल ग्रो होना है उससे तेजी से ज्यादा ग्रो होने लगे, डबल स्पीड से ग्रो होने लगे, तो उसे कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसको ये देखिए, ये नॉर्मल सेल थे जो आपने देखा रेक्टेंगल में, और ये जो ब्लूइश कलर के जो है ये एबनॉर्मल सेल्स है। ये फिर रैपिडली ग्रो होने लगते हैं और ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार ये बड़े हो गए कि ये ब्लड के थ्रू दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अब कैंसर पहले तो लोकली बढ़ता है, पहले वही जगह पे बढ़ता है, फिर उसके बाद में ब्लड के थ्रू और कहीं ऑर्गन में जाके, लिवर में जाके, ब्रेन में जाके, लंग्स में जाके फैल जाता है। अगर ये सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या रहते हैं, जिससे आप समझ सको कि कैंसर होने का रिस्क है या आपने इसको दिखाना चाहिए कोई डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, ताकि इसमें आप क्विकली या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हो। तो उसमें कॉमन सिम्टम्स क्या है, अगर आप मुंह से चालू करोगे, आवाज में बदल, मुंह में अल्सर है, मुंह का अल्सर है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, आवाज में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आवाज आपकी दब गई है या फिर आवाज में खराश है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, आवाज में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मुंह का अल्सर है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, हो गया 3 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, खांसी हो रही है, खांसी के साथ ब्लड आ रहा है, 1 महीना हो गया, टीबी की गोली ले ली लेकिन खांसी कम नहीं हो रही, दम लग रहा है, चलते हैं तो दम लग रहा है, खाना खाए नहीं जा रहा है, भूख नहीं लग रही है, रोटी रोटी खा नहीं पा रहे हैं, अगर सब्जी है वो नहीं खा पा रहे, सिर्फ लिक्विड लिक्विड खा पा रहे हैं, ये सब उसके सिम्टम्स है। फिर उसके बाद में वेट लॉस हो रहा है, हम मैं चाहता नहीं हूँ वेट लॉस करना, लेकिन अपने आप वेट लॉस हो रहा है, 5 किलो 10 किलो 2 महीने में कम हो गया। शाम के समय में बहुत बुखार आ रही है, बुखार आके पसीना छूट रहा है, बहुत ही ज्यादा थकान आ गई है, बिल्कुल कुछ करने का इच्छा नहीं हो रही, कहीं पे भी गांठ है, आपके मान में गांठ है या बगल में गांठ है या फिर जांघों में गांठ है या फिर ब्रेस्ट में कोई गांठ है या फिर कोई तिल है जो बहुत काला काला सा बहुत ही उसने अपना शेप, तिल है जो उसने उसका शेप चेंज कर लिया या उसने कलर चेंज कर लिया या बढ़ गया 1-2 महीने के अंदर, तो फिर या फिर आपके बावेल मतलब कि मोशंस कम ज्यादा हो रहे, बहुत कड़क हो रहे हैं, उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें ऐसे कोई सिम्टम हो, या फिर पीरियड्स बंद हो गए थे अभी फिर से स्पॉटिंग चालू हो गई, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अचानक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना चालू हो गई है, या पेशाब के अंदर खून आ रहा है, ये सारे सिम्टम्स है। तो इसको कोई फिजिशियन से हमें कंसल्ट करना चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे सिम्टम है। अब कुछ कॉमन कैंसर्स के क्या क्या सिम्टम रहते हैं, ये तो मैंने एक जनरल ओवरव्यू सिम्टम्स कैंसर के सिम्टम्स बताए। अब मैं कोलॉन कैंसर मतलब आंतड़ी का कैंसर, इसमें क्या सिम्टम रहते हैं, तो इसमें क्या रहता है, पेशेंट का वेट लॉस, भूख नहीं लगना, मोशंस बराबर नहीं होना है तो ब्लड आ रहा है, कभी तो होते हैं कभी तो होते नहीं है, फिर उसके बाद में क्रैम्प्स आ रहे पेट में, गैस भर रहा है, वजन घट गया है, थकान आ गई है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ये सब कोलॉन कैंसर आंतड़ी के कैंसर के सिम्टम है। ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट में कोई गांठ है, निप्पल रिट्रैक्ट हो गया, निप्पल में से ब्लीडिंग हो रही है, या बहुत बड़ी ब्रेस्ट में गांठ हो गई है या बढ़ रही है गांठ, हर हर गांठ कैंसर की रहती है ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर कोई गांठ साइज में बढ़ गई है या दर्द हो रहा है उसमें, या फिर वो बहुत वो आपको या फिर कोई फिजिशियन को दिखाइए और उसका सोनोग्राफी मैमोग्राफी कीजिए, उसमें स्कोरिंग सिस्टम आता है, उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कौन सी गांठ कैंसर की हो सकती है। फिर लंग कैंसर के कॉमन सिम्टम, खांसी, खांसी में ब्लड आना, दम लगना, पीठ दर्द होना, आवाज में बदल आना, रिपीटेडली लंग इन्फेक्शन होना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव थकान, या फिर जब सांस ले रहे हो तो आवाज आती है, म्यूजिकल साउंड आता है, घर घर ऐसे आवाज आती है, तो उसको लंग कैंसर के सिम्टम है। सर्विक्स कैंसर मतलब जो गर्भ पिशवी के मुंह का कैंसर, जो फीमेल्स में बहुत कॉमन कैंसर है, उसमें पेट दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, या फिर वेट लॉस होता है। प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में बहुत कॉमन है, फीमेल्स में नहीं होता, औरतों में नहीं होता, आदमियों में होता है। इनके पेशाब रुक रुक के होती है, हुई एक बार आई तो तुरंत जाना पड़ता है, पेशाब के अंदर ब्लीडिंग होती है, ये सब प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण है। थायराइड कैंसर में गांठ, आपको मान में गांठ दिखती है, लंप दिखता है, और उसके साथ में आवाज में कोई बदल हो सकता है, दर्द हो सकता है, या निगलने में, खाना निगलने में तकलीफ होती है, या खांसी होती है, तो ये उसके सिम्टम्स रहते हैं।
तो अब इसका डायग्नोसिस, अभी ये कैंसर के सिम्टम्स और मैंने एक कैंसर का सिम्टम्स आपको बताया है। ये कॉमन सिम्टम्स है, इसके ऊपर आपने फोकस करके फिजिशियन को दिखाना अगर डायग्नोसिस। अब इस पे डायग्नोसिस कैसे करना है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाइए, क्लिनिकल चेकअप कराइए। चेकअप के बाद में बायोप्सी अगर कोई रिकमेंड करता है तो डेफिनेटली कीजिए, प्रॉपर उसकी बायोप्सी करनी चाहिए और उसके बाद में उसको स्टेजिंग करना चाहिए। बायोप्सी से हमें ये पता चलता है कि कैंसर का है भी कि नहीं है। दूसरी बात है, उससे टाइप ऑफ कैंसर समझ में आता है और फिर उसके बाद में स्टेजिंग रहता है। स्टेजिंग मतलब सीटी स्कैन या पेट स्कैन करना रहता है। तो अभी डायग्नोस और कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं जो ट्यूमर मार्कर्स रहते हैं, ये हम कराते हैं। इससे हमें एक गाइड मिलता है कि कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे प्रोस्टेट के लिए पीएसए लेवल, अल्फा पी, ये कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं, ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे अगर जब उन्हें लगता है कि कैंसर हमें टेस्ट करना है। अब डायग्नोसिस निदान में सबसे जरूरी चीज जो चीज रहती है वो रहती है बायोप्सी। बायोप्सी से ही कंफर्म होता है। बहुत बार मैं ये अक्सर पेशेंट से, रिलेटिव से या पेशेंट से डिस्कस करता हूँ तो सबका एक ही डर रहता है कि सर बायोप्सी कर लिया तो फैल तो नहीं जाएगी बीमारी। बिल्कुल नहीं, बायोप्सी करना के कारण कोई कैंसर फैलता नहीं है। बायोप्सी इज द सबसे फर्स्ट टेस्ट है जो हम करते हैं, रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बायोप्सी करने से कोई बीमारी फैलती नहीं है। बायोप्सी से आपका डायग्नोसिस होता है, टाइप समझ में आता है। इसके अलावा, टाइप के अलावा भी आपको अगर बीमारी के अंदर मॉलिक्यूलर स्टडीज करने हैं जो कि हमारे टारगेटेड थेरेपी के लिए बहुत जरूरी रहता है, इसके लिए बायोप्सी करना बहुत ही जरूरी है। अब कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी, ये तीन लोगों का, तीन डॉक्टर्स का काम रहता है। तो जो कीमोथेरेपी में एक्सपर्ट है, एक सर्जन है जो ऑपरेशन में एक्सपर्ट है और एक रेडिएशन के डॉक्टर, ये तीनों को मिलकर ट्रीट करना रहता है कैंसर के मरीजों को। अकेला सिर्फ मैं ट्रीट कर पाऊंगा ऐसा नहीं, मुझे साक्षी की भी जरूरत पड़ती है, मैं खुद भी ट्रीट करता हूँ और रेडिएशन के डॉक्टर की। हर कैंसर के इलाज में अलग अलग प्लान रहता है। कभी कभी मैं पहले कीमो देके गांठ को कम करता हूँ फिर ऑपरेशन करता हूँ, कभी मैं डायरेक्टली ऑपरेशन कर लेता हूँ फिर कीमो देता हूँ। तो वो उसके स्टेज, उसके स्वभाव, उसके ऊपर बहुत सारा निर्भर करता है कि हमें क्या ट्रीट करना है। रेडिएशन भी हर किसी को देना है जरूरी नहीं है, किसी किसी में रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। जितने जल्दी आप ट्रीट करोगे उतना बेटर रहेगा। जितने जल्दी आप बराबर से ट्रीटमेंट फॉलो करोगे, बहुत बार मैंने ये देखा कि कंप्लायंस मिसिंग रहता है। कंप्लायंस मतलब कि लोगों का उसके एक कीमो हुआ, पेशेंट को थकान हो गई, नई नई कीमो से बहुत थकान आ जाती है, उसको लेके कोई मतलब नहीं, मेरा पेशेंट उससे खराब हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कीमो के बाद 2-3 हफ्ते, 10 दिन के लिए पेशेंट को तकलीफ होती है, उसके बाद में वो रिकवर होता है। कीमो से जनरली कोई मेजर इशू नहीं आता है। साइड इफेक्ट डेफिनेटली होते हैं बट वो मैनेजेबल रहते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट किया तो। और प्रॉपर शेड्यूल ट्रीटमेंट अगर हम ले तो आराम से ट्रीटमेंट, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस पहले हो जाए, फटाफट से ट्रीटमेंट चालू हो जाए और ट्रीटमेंट सही सही फॉलोअप, सही इस पे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। हमारे गोल्स क्या रहते हैं जब हम ट्रीट करते हैं, तो कुछ पेशेंट को मैं क्योर कर सकता हूँ, कुछ पेशेंट की मैं सिर्फ जिंदगी बढ़ा सकता हूँ, जिसे हम बोलते हैं पैलिएटिव। अगर पैलिएटिव करके उसको कंट्रोल कर सकते हो, और कहीं कहीं पे मैं हार जाता हूँ या कोई भी डॉक्टर हार जाता है जहाँ पे हम सिर्फ सिम्टम कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर पेशेंट को सिर्फ दर्द हो तो दर्द की दवाई, खांसी हो तो खांसी की दवाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैल चुका है। ऐसे समय पे हम उसे सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम जड़ से नहीं निकाल सकते। तो उसको बोलते हैं कि सिम्टम कंट्रोल करना। एक तो दर्द, और पैलिएशन मतलब कि पेन, उनकी लाइफ को बढ़ाना। अगर आप मेरे को पूछा, मुझे बोलेगे कि सर फिर उसको मतलब क्या है कि हम बस उनकी जिंदगी बढ़ा रहे, तो मेरा बहुत बार ये काउंटर आर्ग्यूमेंट रहता है कि जिंदगी बढ़ाना ही एक काम नहीं रहता है, उससे हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी सुधारते हैं। इट इज जस्ट नॉट कि हम बस उनकी लाइफ बढ़ा रहे हैं, उनको हम बेड रिटर्न कर रहे हैं। इट इज जस्ट इंप्रूविंग द लाइफ विथ अ गुड क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी के साथ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए। और देखा जाए तो हर बीमारी, आज के समय में कोई भी अगर बीमारी, डायबिटीज भी हो जाए तो वो लाइफ लॉन्ग रहती है, वो कभी छूटती नहीं है। अगर किडनी के लिए कोई डायलिसिस कर रहा है तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है, ट्रांसप्लांट कर दिया तो भी गोली लेनी है। तो इसके लिए
एक तरह से कोई भी जो बीमारी, बड़ी बीमारी होती है तो वो लाइफ लॉन्ग ही रहती है। तो इसके लिए हम उसे उस एंगल से नहीं ले कि बस हम उनकी लाइफ बढ़ा रहे हैं। हम, और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, हर किसी की कुछ उम्मीद रहती है, किसी का फैमिली काम रहता है, किसी का कुछ रहता है, किसी का बेटी की शादी रहती है, तो बेटे की शादी रहती है, तो वो कंप्लीट करना पॉसिबल हो जाता है विद अ गुड क्वालिटी। तो इसके लिए इट इज नॉट just life prolonging, it is improving the quality, it is improving the care, it is लाइफ पूरी इंप्रूव करना होता है। और प्रिंसिपल्स में मैं वही बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट परफेक्टली करे तो ये बेस्ट चांस रहता है। डोज इंटेंसिटी मतलब बीच बीच में ब्रेक नहीं करना है, 3-3 हफ्ते पे कीमो बोला है या 2-2 हफ्ते पे बोला है या 1-1 हफ्ते पे, तो कोशिश कीजिए कि ब्रेक ना कीजिए। 1-2 दिन चलता है लेकिन 1 महीना कीमो लिया फिर 2 महीने की छुट्टी ली, ये नहीं है। और ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर जो रहता है, जो ये हमारे जो स्तन है, ये निपल है, तो अगर आप ये देखोगे तो इसके अंदर ये हमारे डक्ट सिस्टम रहती है, तो ये डक्ट सिस्टम का कैंसर है। ये आपको जो डक्ट दिखता है इसको कैंसर रहता है। अगर ये डक्ट सिस्टम से कैंसर बाहर निकल जाता है तो उसको हम, ये डक्ट सिस्टम, ये सिर्फ डक्ट के अंदर है, डक्ट के बाहर है, तो ये इसको हम बोलते हैं इन्वेजिव कैंसर, इसको बोलते हैं हम कार्सिनोमा इन सिटू। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ आप ऑपरेट कर दो, ट्रीटमेंट खत्म। इसमें शायद आपको कीमो लगेगा, ऑपरेशन लगेगा और रेडिएशन भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। आज ब्रेस्ट कैंसर हर 10 महिलाओं में एक को होने का चांस है, ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर। इसके रिस्क क्या रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? तो इसमें मोटापा, जैसे मैंने बोला, अल्कोहल का कंजम्पशन, लेट पीरियड्स लेट बंद हो रहे या अर्ली स्टार्ट हो गए, फिर जेनेटिक रहता है, किसी को फैमिली हिस्ट्री हो तो अल्कोहल का हिस्ट्री हो, तो अगर बचपन में कोई लिम्फोमा या ब्लड कैंसर हुआ हो और उसके लिए रेडिएशन या लगा है तो वो भी रिस्क करता है ब्रेस्ट कैंसर का। इसमें सबसे इफेक्टिव क्या रहता है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मिरर के सामने खड़े होके अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का ब्रेस्ट, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का ब्रेस्ट एग्जामिन कीजिए, बगल में देखिए। अगर इसमें कोई गांठ लग रही है तो मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करके आप डायग्नोसिस कर सकते हो और उसका ट्रीटमेंट कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। आपको क्या ध्यान रखना है? गांठ है, मैंने जैसे बोला आपको, अगर ब्रेस्ट का साइज या शेप चेंज हो गया, निप्पल पीछे हट गया, निप्पल में से खून आ रहा है, ये तरीका है आपको ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करना है। अगर आप देख सकते हो, राइट हैंड लेफ्ट ब्रेस्ट के लिए हाथ को ऊपर करके एग्जामिन करना है, घड़ी के कांटे की तरह हाथ को हिला के देखना है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है, घड़ी के कांटे। फिर निप्पल के ऊपर हाथ रख के आपको निप्पल के ऊपर हाथ रख के देखना है कि कोई गांठ तो नहीं है। अगर आप आर्मपिट्स में भी देखिए, आर्मपिट्स मतलब बगल में भी देखिए, हाथ डाल के कि कोई गांठ तो नहीं है। मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको पता चल गया कि कोई कैंसर है तो उसकी बायोप्सी कीजिए। फिर उसके बाद में आता है स्टेजिंग। स्टेजिंग मतलब कि कहाँ कहाँ फैला है। अगर वो सिर्फ ब्रेस्ट में है तो उसको स्टेज 1 है। अगर वो ब्रेस्ट के बाहर नोड्स में गया है, मतलब उनके लिम्फेटिक सिस्टम में गया है, तो एक से ज्यादा है तो वो स्टेज 3 हो जाता है। अगर वो दूसरे शरीर के कोई पार्ट में गया, लंग में गया, लिवर में गया या ब्रेन में गया, तो उसे स्टेज 4 बोलते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो जैसे मैंने बोला, सर्जरी, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, ये सब मिलकर करते हैं। कीमोथेरेपी कभी कभी हम ब्रेस्ट की गांठ को छोटी करने के लिए देते हैं, तो उसे पहले कीमो हम दे के श्रिंक करके फिर ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी हम पहले ऑपरेशन करते हैं फिर कीमो देते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज है, कौन से टाइप का है, क्योंकि बायोप्सी के ऊपर और कुछ टेस्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं हार्मोन के टेस्ट, ER, PR, HER2, और उसके ऊपर डिपेंड करता है। कीमोथेरेपी के कोर्स कैसे रहती है, तो हर किसी का अलग अलग रहता है, लेकिन मोटा मोटा किसी का 3 हफ्ते पे रहता है, किसी का हफ्ते हफ्ते पे रहता है। तो ये 3-3 हफ्ते पे आपको 4 या 8 साइकिल कंप्लीट करने रहते हैं। उसके बाद में अगर कभी कभी टारगेटेड HER2 पॉजिटिव रहा तो टारगेटेड थेरेपी लेना रहता है। और कभी कभी हम लाइफ के 5 साल उनको गोलियां लेने के लिए बोलते हैं, हार्मोन की गोलियां। अगर आप देखेंगे तो स्टेज 1 में ऑलमोस्ट 95 to 98% क्योर रेट है 5 साल पे। वही आप स्टेज 2 पे देखोगे तो वो क्योर रेट 90% पे आता है, स्टेज 3 पे 70% पे। अगर आप वही देखोगे स्टेज 4 पे अराउंड 25% क्योर रेट रहता है। अब कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या मिथ्स है? मिथ्स मतलब क्या अंधविश्वास है कि भाई औरतों को ही होता है, नहीं, मेल्स को भी होता है।
जेंट्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, घबराइए नहीं, उसका ट्रीटमेंट सेम रहता है जैसे मेल्स के लिए रहता है। मेरे ब्रेस्ट स्तन का साइज ज्यादा है तो मुझे कैंसर होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर हर गांठ, कभी कभी ब्रेस्ट में बहुत सारे मरीजों में, बहुत सारे नॉर्मल इंसान में गांठ रहती है, हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर की ये भी नहीं मैं बोलूंगा। बहुत बार वो फाइब्रोएडिनोमा रहता है, तो वो आपको कंफर्म करना रहता है आपके फिजिशियन से, मैमोग्राफी करके उसका रेगुलर फॉलो पे रखिए। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो रिस्क बढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बस फैमिली हिस्ट्री है तो ही ब्रेस्ट कैंसर होगा। ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्योर नहीं होता है, ये भी गलत है। 90% क्योर रेट है स्टेज 1-2 में। अगर मैं अगर मैं हर साल मैमोग्राफी करूंगा तो रिस्क ऑफ रेडिएशन, मैमोग्राफी कब कराना चाहिए वो स्क्रीनिंग रहता है, अबव 45 ईयर्स आपने स्क्रीन करना चाहिए। अगर यंग आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो और भी अर्ली हम रिकमेंड करते हैं। हमें क्या अवॉइड करना है, तो आई थिंक मैंने आपको ये डिटेल में बोला है। अच्छा डाइट, एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन, यही उसका की है। ओवेरियन कैंसर ये भी औरतों में होता है, वन ऑफ द कॉमन कैंसर्स। इसका भी ऑलमोस्ट रिस्क, इसके भी सिम्टम्स, ओवेरियन कैंसर इसके भी रिस्क वैसे ही रहते हैं। पेट में सूजन, भूख नहीं लगना, पीठ दर्द होना, अब ब्लीडिंग चालू हो जाना या बहुत ज्यादा पेशाब होना, ये ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या है। शादी, जो जिनकी शादी नहीं हुई या बच्चा नहीं हुआ है, ओबेसिटी, मोटापा, या फिर उन्होंने कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो वो रिस्क को बढ़ाता है। प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करना। अगर फीडिंग मदर है तो ब्रेस्ट फीडिंग इज गुड, उससे प्रिवेंट होता है। और डायग्नोसिस के लिए क्या रहता है, मैंने जैसे बोला था, बायोप्सी, CA-125 और सीटी स्कैन, ये इंपॉर्टेंट रहता है। स्टेज 1 मतलब बस ओवरीज के अंदर है, स्टेज 2 मतलब ओवरीज से थोड़ा बाहर आ गया है, स्टेज 3 मतलब पेट के अंदर गया है, स्टेज 4 मतलब लंग्स या किसी और में गया। इसका भी वैसे ही है, स्टेज 1-2 में 90-95% क्योर रेट है, स्टेज 4 में 20-50% सर्वाइवल रहता है। इसका भी ट्रीटमेंट सर्जरी, कीमोथेरेपी रहता है, इसमें रेडिएशन का रोल नहीं रहता है। लंग कैंसर में भी सेम, खांसी, मैंने जो आपको सिम्टम पहले बताए थे, खांसी वगैरह, वजन घटना, ब्लड आना, इसके कॉजेस क्या है, स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, उसके बाद में रेडिएशन का अगर एक्सपोजर हो, फैमिली हिस्ट्री हो। सिम्टम्स आपको मैंने बताया, ये कहाँ कहाँ फैलता है, ये हड्डियों में जा सकता है, लिवर में जा सकता है, ब्रेन। बहुत बार पेशेंट को हेडेक होता है, इसके लिए टेस्टिंग, बायोप्सी, मैंने हर बार आपको बायोप्सी बोला, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरी कैंसर, लंग कैंसर, हर किसी में बायोप्सी बहुत जरूरी रहता है। सीटी स्कैन या पेट स्कैन, बायोप्सी सिंपल एक नीडल बायोप्सी आप कर लीजिए, सिटी गाइडेड, ये हो जाएगा। इसके ट्रीटमेंट सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ऑपरेशन, जो भी जैसा स्टेज रहता है वैसे। सो प्रिवेंशन इज बेटर। तो ये तीनों कैंसर्स के बारे में मैंने बताया, इनका सबका मूल ये है कि बेटर है कि आप प्रिवेंट कीजिए। प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, डी एडिक्शन कीजिए। अब कुछ सिंपल पॉइंट्स बताऊंगा कैंसर के बारे में जो कि हमें डर रहता है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि हर कोई कैंसर, मिथ है ये लोगों में कि इनक्यूरेबल है। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्यूरेबल है। ऐसा नहीं, अर्ली में क्यूरेबल है। बहुत सारे कैंसर्स को हम क्योर नहीं कर सकते, बट एज मैंने पहले जैसा बताया, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ बढ़ा सकते हैं। हर गांठ कैंसर की है, ये भी गलत है। कैंसर लाइफ लॉन्ग बैटल है, तकलीफ है, लाइफ लॉन्ग नहीं, कुछ केसेस में लाइफ लॉन्ग है, कुछ केसेस में क्यूरेबल है। तो इसके लिए कैंसर डू नॉट हैव सिम्टम्स, ऐसा भी नहीं है। बहुत बार सिम्टम्स रहते हैं लेकिन वो हम नजरअंदाज कर देते हैं। फिर उसके बाद में कैंसर आर ओनली जेनेटिक के कारण होता है, नहीं, 20 से 30% में जेनेटिक रिस्क रहते हैं, लाइफस्टाइल का भी कुछ फैक्टर रहता है, और बाकी का जस्ट इट इज बैड लक की हो जाता है। स्मोकिंग कॉजेज ओनली कैंसर इन स्मोकिंग कॉजेज कैंसर ओनली इन स्मोकर्स, और बाकियों में नहीं करता। ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग से मतलब स्मोकिंग पैसिव या कोई भी फॉर्म में स्मोकिंग इज हार्मफुल। मैं थोड़ी सी ड्रिंक्स लेता हूँ, मैं बस 10 ml लेता हूँ या एक 20 ml लेता हूँ, उतना चलता है। ये थोड़ा हो या ज्यादा हो, दारू इज ड्रिंक्स करना अवॉइड कर कीजिए, क्योंकि वो कैंसर को रिस्क करता है, थोड़ा भी या ज्यादा भी। ओनली मोटे लोगों को कैंसर होता है ऐसा भी नहीं है, किसी को भी हो सकता है, बट मोटापा इज अ रिस्क फैक्टर, तो इसे हमें अवॉइड करना है। हमें कोई पर्टिकुलर फूड अवॉइड करना है क्या? यस, जनरली मैं बोलता हूँ रेड मीट वगैरह, खैर हमें इतना इश्यू नहीं आता है, तो मैं बस बोलता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल कीजिए, डाइट अच्छा रखिए,
अच्छा खाना खाइए, ये सब कीजिए, ऑल गुड। आप, इट इज मोर देन इनफ। फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा कीजिए। स्क्रीनिंग जितना जल्दी आप करोगे, उतने जल्दी आप डिटेक्ट करोगे, उतने जल्दी आप ठीक हो सकते हो। बायोप्सी सर्जरी की तरह है, उससे गांठ बढ़ जाती है, फैल जाती है, नहीं। बायोप्सी बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बिल्कुल नहीं। एक सिंपल नीडल बायोप्सी से कोई तकलीफ मेजर नहीं होती है। तो अभी मेरा यही मैसेज रहेगा कि हम ये पेशेंट है और ये कैंसर है और हम दूर से देख रहे हैं, हमें इस पे इम्प्रूवमेंट करने की बहुत जरूरत है। विद और अभी भी हम पीछे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, क्योंकि बहुत बार मैं जो ट्रीट करता हूँ पेशेंट्स को, ये अक्सर स्टेज 4 में रहते हैं। स्टेज 1, 2 के पेशेंट बहुत बार आते नहीं है। तो इसके लिए जो भी आपको दिखता है वो स्टेज 4 के कैंसर के मरीजों का दिखता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें जितना हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे, जितने लोगों को क्योर कर पाएंगे, उतना बेटर होगा, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे ट्रीटमेंट में और क्योर कंट्रोल में। तो हम अब ये मेरे कुछ कैंसर सर्वाइवर्स है। ये मेरी पेशेंट थी, ये प्रेग्नेंट थी, ये उसका बच्चा है, इसको पैरों का कैंसर हो गया था। मैं इसको 20 साल की थी, प्रेग्नेंट थी। इसके दिमाग में यही था, सर बच्चे को छोड़ दीजिए, बस आप मेरे को बचा लीजिए। तो इसको मैंने, जब ये प्रेग्नेंट थी, 26 हफ्ते की थी, तब मैंने इसको कीमो वगैरह दिए। फिर उसके बाद में हमने इलेक्टिवली 32 34 हफ्ते पे इसका डिलीवरी करवाई। उसके बाद में इसको कीमो दिया, सर्जरी की, और ये आज अच्छी है। ऑलमोस्ट 2 से 3 साल होते आ गए, एकदम बढ़िया है। ये भी एक बच्चा है, 12 साल का था, इसकी 12th की एग्जाम थी, एक एग्जाम का कल पेपर था, मैंने आज कीमो दिया, कल जाके इसने पेपर दिया। अभी ये क्योर्ड है, टचवुड, सब एकदम अच्छा चल रहा है इसका। ये 3 साल की बच्ची है, इसको किडनी कैंसर था, इसके बाद में इसको हमने कीमो दिए। आज ये 5 साल 6 साल की हो गई है। ये भी ऐसी है, 8th 9th में थी, इसको चलते नहीं आता था, इसको स्ट्रेचर पे लाया था, इसको पीठ में कैंसर आ गया था। ये इसको हमने कीमो दिया, सर्जरी किया, रेडिएशन दिया, आज ये चल चल सकती है। इसे भी 3 4 साल हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि आप जितना जल्दी डायग्नोस करोगे, जितना जल्दी ट्रीट करोगे, जितने सही से ट्रीट कर पाओगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट को कवर करोगे, अच्छे से ट्रीटमेंट कंप्लीट करोगे, तो आप पूरी तरह ठीक हो सकते हो। ये मैंने एग्जांपल्स इसीलिए दिए थे कि ताकि आपको मोटिवेशन हो कि ये सब यंग पेशेंट्स थे, कोई 3 साल का, कोई 19 साल का, कोई 10 साल के, कोई 15 साल के, सब बच्चे थे। ये अडल्ट भी है, मैंने बस एक मोटिवेशन के लिए बताए थे। तो आई थिंक कि इसी पे मैं मेरा सेमिनार स्टॉप करूंगा। किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत एग्जाम देखकर बहुत सुंदर। धन्यवाद डॉक्टर अभिनव जी। आपने कैंसर के बारे में सभी जानकारी बहुत अच्छे से दी, तथा बायोप्सी के बारे में जो लोगों में गलत भावना है कि कैंसर फैल जाता है, वैसा कुछ नहीं होता। ये जानकारी, बहुत जरूरी जानकारी आपने दी है। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। आज सबसे बड़ा संदेश छुपाना नहीं है, समझना है, डरना नहीं, बोलना है, टालना नहीं, जांच करनी है। धन्यवाद। सुषमा भाभी, अनम्यूट करने का बोल रहे, क्या करना बाद में कैसे? साक्षी जी का होने देना। नहीं, एक क्वेश्चन होने दो ना। हाँ, नहीं, क्वेश्चन ले लूं क्या एक? हाँ नहीं, हाँ, आप नीना दीदी लेंगे। हाँ मीना नहीं, जी। बोलूं जी जी क्या? जी, बहुत एक्साइटेड हूँ और सचमुच डॉक्टर अभिनव जी, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने जो निकाले थे पूछने, तो काफी कुछ यू आंसर्ड इट सो वेल, सो थैंकफुल। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये पूरी हमारी ट्रिप टीम के लिए है, विदर्भ के लिए, कि अगर डॉक्टर साहब आज ये बताते हमको, अभिनव सर अगर ये बताते कि हंसना कैंसर का इलाज हो सकता है, तो आप किस तरह से हंसने की कोशिश करती? चैट बॉक्स में डालना है सर, चैट चैट बॉक्स। बॉक्स में ही आंसर डालिएगा, क्योंकि एक साथ सबने अनम्यूट किया तो हमें समझेगा नहीं। और आंसर जो हमारे हिसाब से जो हम चाहते हैं वो आंसर रहेगा, उसी को हम लोग चूज करेंगे। एनीवन,
कि अगर हंसना कैंसर का इलाज होता तो आप में से ऐसे कौन से उपाय होते जहां आप हंसने की प्रैक्टिस कर पाते? अभी तो मैं जो देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि यहाँ पे 100 से ऊपर महिलाएं हैं, केवल कुछ महिलाएं हैं जिनके वीडियोस ओपन है, बाकी तो सब पर्दे के पीछे चिपक के बैठी हुई है। तो हम सब पर्दे के पीछे छिपे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हंसने की कारण ढूंढते आप? क्या ढूंढते, क्या करते जिससे आपका कैंसर का इलाज स्वतः हो जाता? लाफिंग क्लब, ठीक है। और आप देखिए कितने सारे क्लब्स खुले हुए हैं दोस्तों। कितने क्लब्स को हम लोगों में से कितनी औरतें ज्वाइन करती है और कितना जा पाती है, भले ही फीस भर देती है पर जा नहीं पाती है। नहीं, मैं बात हंसने की कर रही हूँ, पॉजिटिव थॉट की बात ही नहीं कर रही हूँ। एक आदत मैंने एक ये भी देखी थी, हम में से ऑलमोस्ट आई थिंक सभी में से होगा। बहुत सटीक उत्तर दीजिएगा दोस्तों, मैं बहुत सही में इंतजार कर रही हूँ कि एक सही आंसर मुझे मिल जाए। हम में से कई लोगों की आदत है, बाहर वालों से मुस्कुरा के बात कर लोगे, घर में स्माइल गायब हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। सो ढूंढिए क्या रीजन हो सकता है। मैंने कुछ क्लू दिया है आपको, क्या कर सकते हो? थोड़ा करीब है कांता जी, पर फिर भी करेक्ट आंसर नहीं है। परिवार के साथ खुलकर जीना, ऑलवेज हैप्पी। और कुछ करेक्ट आइडिया कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि अगर कैंसर की दवा हंसी होती, अगर कैंसर की दवा हंसी होती तो आप ऐसी कौन सी चीज को अपनाते? सिर्फ किसी बात को मन पे ना लेना सफिशियंट है क्या? आप ही के चैट बॉक्स से मैं आंसर्स ढूंढ रही हूँ। यस, एग्जैक्टली, उषा सावना, जो हमारी टीम है, उषा सावना जी, ये इनको अनम्यूट करिएगा प्लीज। उषा सावना, कैन यू हेल्प अस? दीदी आप कुछ अनम्यूट कर। कहना चाहोगी? हाँ, जय उमा महेश। बड़े परिवार थे तब तो हम ऑलरेडी ननद भाभी देवर भाभी रहते थे तो हंसी मजाक हो ही जाती थी। हेलो। जी जी, सुन रहे हैं। हाँ, अभी हम सोचते हैं कि सामने वाला कुछ बोलेगा तब हम हंसेंगे। तब हम खुद होके जो मतलब तकलीफ में रहता है वो ही खुद होके एक बार शुरुआत करेगा तो अपने आप घर में वाले लोग सभी उसको हंसाने की कोशिश करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल सही उत्तर है, मैं कदम यही हमको उठाना कहना चाहती पड़ेगा। थी। यस, बोलिए। कदम जो मतलब बीमार रहता उसको उठाना पड़ता। कोई भी बीमारी हो, मतलब ये नहीं, कोई भी बीमारी रहेंगी तो उसको कदम उठाना पड़ेगा। थोड़ा स्माइल करने का या भाई हंसने का, तो और बाकी लोग उसको साथ देंगे ही। तो मैं सुषमा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक आधा प्रोग्राम हंसे कैसे इस पे रखवाइएगा, दैट विल बी वंडरफुल फॉर एवरीवन। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक क्वेश्चन और एक मैं लेना चाहती हूँ। बाद में लेंगे। अगर आप में से, एक ही क्वेश्चन है, सिंपल एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा वातावरण लाइट करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत गहरी और राज की बातें हमने सुनी है, डर लग रहा है, सभी को डर भी होता है। सो आई एम मेकिंग इट लाइट। अगर एक दिन के लिए आपको डॉक्टर बना दिया जाए, अगर एक दिन के लिए आपको डॉक्टर बना दिया जाए, व्हाट विल यू डू? एनीवन कैन चैट, चैट बॉक्स में ही डालिएगा।
मुझे तो बहुत सारे आंसर्स एक्सपेक्टेड थे, एक दिन में डॉक्टर बना तो। हमने नायक पिक्चर देखी थी, एक दिन का मुख्यमंत्री बना तो कितना कुछ किया था उसने। सो यू कैन हैव द चांस, एक दिन का डॉक्टर बना तो मैं क्या करूं। आज तक के कौन से डॉक्टरों को सारी बीमारी दूर करते आई है भाषा जी? यस सीमा, जादू की झप्पी लाइक मुन्ना भाई। सीमा जी, जिनका सिर्फ सीमा नाम से आया है। एक्चुअल आप जितना एक दिन का डॉक्टर बने मुन्ना भाई जैसे, तो वाकई में ही कोशिश करिएगा। लोग शरीर की बीमारी से ज्यादा मन की बीमारी से ग्रसित ज्यादा होते हैं। कैंसर भी होने के रीजन में एक रीजन, जहां तक मैंने समझा है, मेरे परिवार में बहुत करीब से कुछ लोगों को देखा है, दे हैड बिग स्ट्रेस विद देम। मुस्कुराते नहीं थे। आज ये क्वेश्चंस की जब बात हुई थी, सुषमा जी ने जब बात की थी, तो मुझे ये बात बहुत नजदीक से याद आ गई। मेरे वो लोग जो आज नहीं है इस दुनिया में, बट मुझे वो लोग याद आ गए कि जो मुस्कुराना नहीं जानते थे, रौब जमाना जानते थे, और हर चीज में। सो बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू सो मच। आप कंटिन्यू करिए नेक्स्ट। दीदी सीमा जी का नंबर, सीमा सीमा जी जो सेकंड आंसर दिया आपने, आपका मोबाइल नंबर जो गूगल पे वाला मोबाइल नंबर है वो डालेंगे प्लीज चैट बॉक्स में। नंदा जी उसको देख लेंगे। चलो आगे चलते हो पद्मा जी। करो पद्मा जी, आप अनम्यूट पद्मा जी। अब मैं बुलाती हूँ हमारे संजीवन सिद्धा समिति सह संयोजिका हिमाजी कटोड़ भाभी को। उन्हें अनुरोध करती हूँ कि डॉक्टर साक्षी जी झूमर का परिचय दें। जय श्री कृष्ण। जय उमा महेश। आवाज आ रही मेरी? आ रही आ रही आ रही आ रही। सम्मानीय अतिथिगण व झूम सभागृह में पधारे हुए सभी को मेरा सादर नमन। जय श्री कृष्ण। फूल खिले क्यारी क्यारी, मस्त मौसम है बहारों का, महकी हुई फिर चंचल पवन, स्वागत करे आए मेहमानों का, स्वागत करे आए मेहमानों का। आज मुझे बहुत ही सम्मानीय महान व्यक्ति का परिचय पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वह महान व्यक्ति कौन? वह है डॉक्टर साक्षी झव्वर। वर्तमान में वैदा ऑन्कोलॉजी क्लिनिक और कमल नयन बजाज अस्पताल छत्रपति संभाजी नगर के स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है। उनका शैक्षणिक जीवन कुछ इस प्रकार है। एमबीबीएस 2011 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाल से पूरा किया। एमएस स्त्री रोग 2014 में बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से गायनेक स्त्री कैंसर रोग में फेलोशिप की। और इतनी लहान मूर्ति, लेकिन देखो उनकी कितनी है कीर्ति। ये इनका परिचय है। विषय है आज उनका सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता और रोकथाम। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय उमा महेश। धन्यवाद हेमा भाभी। आइए अब स्वागत करते हैं साक्षी जी झंवर का। ये हमें बताएंगी कौन कौन से लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कब जांच करनी चाहिए और कब इलाज करना चाहिए। उनका स्वागत करते हैं। आइए साक्षी जी, आपका स्वागत है।
जय श्री कृष्णा, हाय। जय महेश। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। विदर्भ प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन को सबसे पहले आभार हमें इस मंच पे बुलाने के लिए। और ये जो कैंसर के प्रति जागरूकता हमारे समाज में भी जो अभी बहुत ही बढ़िया अभियान चल रहा है उसमें हमें भी जोड़ने के लिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और जो एचपीवी वैक्सीनेशन, जिसके बारे में शायद अभी बहुत लोगों को बहुत सारे सवाल हैं। तो उसके बारे में आज मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। तो मैं मेरा स्लाइड शेयर कर रही हूँ। तो सबसे कैंसर का एक मूल रूप आपको डॉक्टर अभिनव झंवर ने एक बता दिया है कि कैंसर क्या है, किस प्रकार से होता है, उसके क्या क्या कारण हैं और कौन से सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो महिलाओं में जो है सबसे ब्रेस्ट कैंसर के बाद में दूसरे नंबर पर आता है सर्वाइकल कैंसर, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो ये जो यहाँ आपको दिख रहा है, तो ये हमारी बच्चेदानी है और ये इसका बच्चेदानी का मुंह है जहाँ पे ये कैंसर डेवलप होता है। तो ये सबसे दूसरे नंबर का महिलाओं में होने वाला भारत में कैंसर है। और इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये हम आज जानेंगे कि इसका मुख्य कारण जो है ये वायरस है। जिस तरह से कोरोना का वायरस था या हेपेटाइटिस का वायरस रहता है जिससे लिवर कैंसर होता है, उसी तरह ये एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा एक वायरस है जो 99% सर्वाइकल कैंसर करता है। और इसमें जो कुछ प्रकार होते हैं, 14 प्रकार के वायरस है इसमें जिनसे कैंसर होता है। उसमें मेन है ये 16 और 18, जिससे 75% से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर और 50% से ज्यादा जो अपना योनि मार्ग है उसके कैंसर होते हैं। और इसके दो प्रकार है 6 और 11, जो मस्से करते हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स में जेनाइटल वॉर्ड्स रहते हैं, मस्से होते हैं, तो ये मस्से करता है। तो ये जो वायरस है ये एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। ये ऐसा कुछ बहुत किसी से होता है कि भाई ये करने से बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये योनि संक्रमित से संक्रमण होता है इसका। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है पर बहुत ही कॉमन है। मतलब हमारे लाइफ में हर एक इंसान को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको ये वायरस का इन्फेक्शन लाइफ में एक बार होना ही है। और इन्फेक्शन के एज सच कोई सिम्टम नहीं रहते हैं, सिर्फ यह है कि अगर ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में 10 से 15 साल तक रहता है तो वो आगे चल के कैंसर में तब्दील हो सकता है। नहीं तो मैक्सिमम लोगों में जो हमारी इम्यूनिटी है, बॉडी की इम्यूनिटी, इसे फाइट करके क्लियर कर देती है इन्फेक्शन को। तो आज हमने ये जाना कि ये एचपी वायरस, इसीलिए जो एचपी वैक्सीन हम बात करेंगे आगे, इसके अगेंस्ट बनाई हुई है। तो ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है मेनली, और सर्वाइकल कैंसर का मेन रीजन यही वायरस है 99% केसेस में। इसके आगे मैं ये बताना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जो मेन कारण है वो एचपीवी वायरस है, और कुछ रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग, हमने अभी देखा कि स्मोकिंग से आप जितने बोलो उतने कैंसर बॉडी में हो सकते हैं। तो टोबैको स्मोकिंग से तो एक रिस्क फैक्टर है ही सही। उसके बाद में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट, फिर और कुछ अगर आपको सेक्सुअल इन्फेक्शंस है तो उससे रिस्क बढ़ सकता है। और जैसे बहुत सारे पार्टनर्स रहे, तो ये जनरली इंडिया में ये सब रीजन इतने कॉमन नहीं है। मेन जो है वायरस से इन्फेक्शन हमारे लिए बहुत कॉमन है। इसके बाद में इसका प्रिवेंशन पे अभी क्यों इतना एकदम सडनली 2-4 साल में बहुत ही ज्यादा इस पे फोकस हो गया है। तो क्यों इतना फोकस हो रहा है इस कैंसर पे, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जो 100% हम इसको रोक सकते हैं। होने के बाद ट्रीटमेंट होना, और उसके बाद में ठीक है ट्रीटमेंट हो गया तो भी क्योर हो जाएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो काफी 90-95% तक, अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि हम फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट करा तो अच्छा क्योर रेट है। लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है
जो महिलाओं में एक तो सबसे ज्यादा होता है, पर 100% केसेस में हम इसको रोक सकते हैं, मतलब होने ही नहीं दें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि इसको हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए अच्छी बात क्या आ गई है अब कि प्रिवेंशन के लिए ठीक है, बाकी जो आपके भाई स्मोकिंग रोक दिया और हाइजीन मेंटेन करना ये है, पर वैक्सीनेशन जो अभी आया है इस कैंसर के अगेंस्ट, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है साइंस में कि इस कैंसर को रोकने के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन आ गया है। जैसे हम जो बच्चों को, छोटे बच्चों को हम स्टार्टिंग से टीबी का वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन ये सब देते हैं कि आगे उनको वो सब बीमारियां ना हो। तो इसी क्रम में अभी हमारे पास एचपीवी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कैंसर वैक्सीनेशन आ गया है। तो अब आगे मैं आपको ये वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगी। तो एचपीवी वैक्सीनेशन मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप है सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए, क्योंकि ये उसको होने ही नहीं देगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा तो आपका कैंसर ही नहीं डेवलप होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एचपीवी वायरस है ये सर्वाइकल कैंसर तो करता ही है, ये बॉडी में और 6 प्रकार के कैंसर करता है, जिसमें है मुंह के कैंसर, फिर योनि मार्ग के अपने जो कैंसर है, संडास के रास्ते का कैंसर है। तो ये भी सब कैंसर ये करता है, मतलब ये महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही ये कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये जो हमारा वैक्सीनेशन है एचपीवी वैक्सीन, जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो 4 टाइप के वायरस है इसके, उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन बनाया गया है मेनली। तो वैक्सीनेशन हमें सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से तो बचा ही रहा है, पर बाकी के भी ये 5 प्रकार के कैंसर से होने से बचा रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है हमारे लिए। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कौन कौन से टाइप के वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। ये गार्डासिल नाम से वैक्सीन बहुत टाइम से अवेलेबल है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। उसके बाद में अभी जो है हमारे पास में इंडियन वैक्सीन आ चुका है एक 3-4 साल से, सर्वावैक नाम से, जिसका कॉस्ट भी काफी कम है। और ये वैक्सीन दोनों महिलाओं में और पुरुषों में, लड़कियों में और लड़कों में दोनों में दिया जा सकता है। तो अभी बात होती है कि वैक्सीन किसने लेना चाहिए। तो वैक्सीन का सही एज है 9 to 14 ईयर्स, 9 से 14 साल के लड़के और लड़कियां। ये वैक्सीन पहले सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के इसमें ही बहुत फेमस हुआ कि भाई सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है दुनिया में भी बहुत ही महिलाओं में जो लो सोशो इकोनॉमिक देश है, डेवलपिंग नेशन है इंडिया के जैसे, वहां पे बहुत ही प्रिवलेंट है, क्योंकि हाइजीन कंडीशंस अच्छे नहीं रहते, गाँव में ज्यादा लोग रहते हैं। वो लोग अपने उनको जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गांव के लोगों को बहुत दूर आना पड़ता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो वो फैसिलिटीज को यूज नहीं कर सकते, स्क्रीनिंग नहीं कर पाते, टेस्ट नहीं करवा पाते, इसके लिए ये कैंसर बहुत ही प्रिवलेंट हो गया है डेवलपिंग नेशंस में। और हर 8 मिनट में, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हर 8 मिनट में दुनिया में एक महिला की मृत्यु हो रही है सर्वाइकल कैंसर से। तो इसका बर्डन इतना ज्यादा हो गया है, इसलिए ये सबसे पहले जो वैक्सीन है ये सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा प्रिवलेंट करा गया ताकि हम ये कैंसर को रोक सके। तो 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए ये 2 डोजेस में दिया जाता है। 6 महीने, अगर आज एक डोज लिया तो 6 महीने के बाद में दूसरा डोज लेना है। उसके बाद में 15 से 26 साल में नेक्स्ट एक एज ग्रुप है जिसमें 3 डोजेस लगते हैं। उसमें आज एक डोज लिया तो 1 या 2 महीने पे, और फिर छठे महीने पे तीसरा डोज लेना है। और अभी इंडिया में क्योंकि ये इतना प्रिवलेंट नहीं हुआ है, इतना अवेयरनेस नहीं हुआ है, इसलिए इंडियन गाइडलाइंस में हम 45 ईयर्स तक के फीमेल्स को अभी वैक्सीनेशन दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है उसका इफेक्ट कम है, क्योंकि ये वैक्सीन वायरस के अगेंस्ट है, ये हमें इन्फेक्शन से बचा रही है। एक बार आफ्टर मैरिज सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद हम ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं वायरस को, तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते वैक्सीन से। हमें कुछ इम्यूनिटी देगी ये वैक्सीन, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है ये वैक्सीन। वैक्सीन ये बचाने के लिए, हमें ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं है। इसीलिए जो एज ग्रुप रखा गया है ये बच्चियों में रखा गया है 9 से 14 साल में, ताकि उस टाइम एक तो बच्चों की जो इम्यूनिटी रहती है डेवलपमेंट में रहती है, तो अगर उस टाइम ये वायरस, क्योंकि वैक्सीन में वायरस लाइक पार्टिकल्स होते हैं,
तो वो वायरस के अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी डेवलप हो जाती है और जो लाइफ लॉन्ग रहती है। इसीलिए बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर मतलब बिफोर मैरिज हमने दिया तो उसका ज्यादा फायदा रहता है। इसलिए 9 से 14 साल का एज ग्रुप सबसे बेस्ट है उसको देने के लिए। जितना ये ग्रुप में वैक्सीन जाएगा तो आगे तक का उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लड़कों में भी ये इन्फेक्शन होता है, तो अभी जो है रिसेंट इसमें लड़कों के लिए भी ये वैक्सीन अप्रूवल हो गया है। तो उनमें भी सेम डोज शेड्यूल है, 9 से 14 में 2 डोज देना है और 15 से 26 में 3 डोज देना है। क्योंकि लड़कों को भी ये जो बाकी मैंने कैंसर बताया आपको, ओरल कैंसर, जैसे ओरल कैंसर सबसे फर्स्ट टॉप मोस्ट कैंसर है, फर्स्ट नंबर पे है दुनिया में। सबसे ज्यादा केसेस ओरल कैंसर के रहते हैं और उसमें 50% में कॉज होता है ये वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 50% ओरल कैंसर का कॉज है। तो इसलिए लड़कों में भी अगर हमने ये वैक्सीन देते हैं तो बहुत सारे कैंसर से लड़कों को भी बचाता है। प्लस अगर, क्योंकि ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, तो अगर लड़के भी हमारे प्रोटेक्ट होते हैं तो इनडायरेक्टली हमारी पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन मिलता है। जैसा पोलियो जिस तरह से इरेडिकेट करा जो प्रिंसिपल पे कि जब सब कम्युनिटी को देंगे तो वायरस ही खत्म हो गया, उसी प्रकार ये अभी बॉयज में भी देने का गाइडलाइंस आ गए हैं। तो बॉयज में देने का यही फायदा है कि अगर जब सबको ही हम वैक्सीन दे रहे हैं, इन्फेक्शन जब कहीं डेवलप ही नहीं हो पाएगा, वायरस टिक ही नहीं पाएगा, तो सबको इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन, जो लोग नहीं भी ले पाए हैं उनको भी इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिल रहा है। और इसके बाद एक सवाल लोगों के मन में बहुत रहता है कि बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे ये चल रहा है कि भाई ये वैक्सीन सेफ नहीं है, इससे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत, कि लड़कियों की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि लड़कियों की फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही है। ये पहले बहुत ही ये इसके मिथ्स चालू हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैक्सीन सबसे पहला वैक्सीन जो है 2006 में आया है, तो ऑलमोस्ट 20 साल हो गया है ये वैक्सीन को बाजार में आके। और उसके बाद बहुत सारी इसमें स्टडीज हो गई है और अभी 140 देशों में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ये उनके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड हो गया है। इंडिया में भी 7 प्रदेशों में अपने ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो इसका सेफ्टी प्रोफाइल, इसकी सेफ्टी कितनी है कि ये सेफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैक्सीन उतना ही सेफ है जितना जैसे आपके बाकी के अपना टेटनस का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस का वैक्सीन है, उतना ही सेफ है और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सिर्फ जैसा बाकी वैक्सीन में लगाने के बाद में थोड़ा सा वैक्सीन के साइड पे रेडनेस हो सकता है या दर्द होगा या 1-2 दिन बुखार रहेगा, उतना ही इसका साइड इफेक्ट्स है। बाकी इसके और कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके बाद ये था प्रिवेंशन, कि हमने वायरस को बॉडी में आने ही नहीं देना है। आया भी तो हमने उसे, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी है, उसे क्लियर कर देगी। तो जब वायरस ही नहीं रहेगा तो कैंसर ही डेवलप नहीं होगा। पर अब जिन लोगों में ऑलरेडी हो चुका है तो उन्होंने क्या करना है? हमने वैक्सीन नहीं लिया है पर अब हम वायरस को एक्सपोज है, इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो हमने क्या करना है? तो उसके लिए है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन में हम ये टेस्ट करते हैं कि किस किस को रिस्क है ये कैंसर डेवलप होने का। तो सर्वाइकल कैंसर का ये बहुत अच्छी बात है कि इसके स्क्रीनिंग भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है। प्लस ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर रहता है। लेकिन मैमोग्राफी से हम इतना नहीं डरते जितना पर हम ये स्क्रीनिंग जो टेस्ट है पैप्स टेस्ट से, क्योंकि ये एग्जामिनेशन करना पड़ता है सिर्फ, हालांकि वो छोटा गायनिक एग्जामिनेशन जैसा ही रहता है, कुछ पेनफुल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम शायद गायनिक एग्जामिनेशन कराने से भी बहुत लोग डरते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, इसमें कुछ अलग से ऐसा कुछ सर्जरी या ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। जैसा हम एग्जामिनेशन कराते हैं वैसा ही है। सिर्फ एक ये जो दिख रहा है आपका ये बच्चेदानी का मुंह है, इसका ये जो यहाँ से हम सिर्फ एक ब्रश की हेल्प से उसका द्रव्य लेते हैं, वहां से जो पानी है वो उसके वो ब्रश पे वो सब सेल्स आ जाते हैं और उसको फिर हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कुछ पेनफुल नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है।
तो ये एक स्क्रीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्क्रीनिंग में हमारे पास अभी 2 टेस्ट है। पैप्समेयर टेस्ट आप लोगों ने सबने बहुत नाम सुना है। तो इसमें हम ये लेते हैं और उसके सेल्स को हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि उनमें सेल्स में कुछ चेंजेस हुई क्या, क्योंकि जो वायरस है वो यहाँ पे जब रहता है तो वो जब लॉन्ग टर्म के लिए रहता है तो यहाँ पे वो जो बच्चेदानी के मुंह में उनकी कोशिकाएं हैं वो सेल्स में चेंजेस डेवलप करना चालू कर देता है कैंसर के। तो अगर हमने इसे बहुत ही जल्दी स्टेज में पकड़ लिया, जब वो जस्ट चेंजेस चालू हुए, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद में कैंसर तक डेवलप होने को एक 10 से 15 साल लगते हैं। तो हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिटेक्ट दिस बहुत ही बड़ा है। तो इसमें अगर हमने एक बार भी स्क्रीनिंग करा और अगर उसमें हमें पता चल गया कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि आपको कैंसर डेवलप होने वाला है, मतलब कैंसर से पहले का स्टेज रहता है, तो उसमें हम उसको तभी की तभी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें अभी एक पैप्समेयर है और एक दूसरा अभी जो लेटेस्ट आया है एचपीवी टेस्ट आया है। एचपीवी टेस्ट में डायरेक्ट इसी प्रकार से ये लिया जाता है और एक ही सैंपल में दोनों टेस्ट हो सकते हैं, अलग से उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। पर उसमें एचपीवी वायरस है कि नहीं, हाई रिस्क जो एचपीवी वायरस है जो मेनली कैंसर कॉजिंग है, जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, तो वो वायरस है कि नहीं उतना उसमें पता चल जाता है। तो उससे अपने को ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई ये वायरस वहां पे आपके प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से अपने को आगे का फॉलोअप और स्क्रीनिंग रखना पड़ता है। तो ये टेस्ट ज्यादा स्पेसिफिक रहता है कि आपके बच्चेदानी के मुंह पे वायरस आपको इन्फेक्शन है कि नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको 5 साल तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 5 साल के बाद में हम नेक्स्ट स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये गाइडलाइंस है हमारे कि कब से हमने स्क्रीनिंग चालू करना चाहिए। तो 21 साल से जनरली गाइडलाइंस है, मैरिज के बाद में हमने स्क्रीनिंग चालू करना चाहिए। 21 साल से 30 साल तक सिर्फ पैप्समेयर करते हैं, क्योंकि तब एचपीवी का डिटेक्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जस्ट एक्सपोजर हुआ रहता है, इनिशियली हमारी बॉडी उसको क्लियर कर देती है। इसलिए 21 साल से 30 साल तक एचपीवी टेस्ट नहीं रिकमेंड करते हैं, सिर्फ पैप्समेयर हम रिकमेंड करते हैं। तो वो हर 3 साल में एक बार सिर्फ कराना रहता है। उसके बाद 30 से 65 साल के लेडीज में सिर्फ पैप्समेयर करा तो हर 3 साल में कराना पड़ता है, और उसके साथ में अगर एचपीवी टेस्ट करा तो 5 साल में कराना पड़ता है। तो ये मैमोग्राफी की जगह जैसे हर साल हमें टेस्ट नहीं कराना है, सिर्फ एक बार कराया नेगेटिव आया तो 5 साल हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें सर्वाइकल कैंसर होगा। और 65 साल के ऊपर स्क्रीनिंग जनरली स्टॉप कर देते हैं। अगर आपके पहले के 2 स्क्रीनिंग टेस्ट आपने रेगुलर कराए हैं और वो नेगेटिव है, तो हम 65 साल के ऊपर जनरली स्क्रीनिंग नहीं करते हैं। और वैक्सीन जिन्होंने लिया है अभी काफी इंडिया में भी टिल 45 ईयर्स आफ्टर मैरिज भी काफी लेडीज वैक्सीन ले रहे हैं। तो वैक्सीन लिया है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्क्रीनिंग नहीं कराना है। स्क्रीनिंग आपको वैसे ही रखना है, सिर्फ आपका चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस हैं जहाँ एचपीवी रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर्वाइकल कैंसर के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनका पता करने के लिए हमें स्क्रीनिंग इसका कराना बहुत ही जरूरी है। ये एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी लेटेस्ट में ये न्यूज आई है कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2006 से वैक्सीन वर्ल्ड में आ चुका था, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। तो स्कॉटलैंड में उन्होंने तभी 15 साल पहले से ही उन्होंने अपने सब गर्ल्स को वहां पे 9 to 14 ईयर्स के गर्ल्स को वैक्सीनेट किया था। और जब अभी उन्होंने वो गर्ल्स को 15 साल बाद फॉलो करा है, तो जिनको वैक्सीन लगा था उनमें से एक में भी सर्वाइकल कैंसर का केस नहीं मिला है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए। तो जो किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये एक्चुअली इफेक्टिव है क्या, इसका कुछ साइड इफेक्ट होगा क्या, या इसका कुछ यूज भी है क्या, तो इसीलिए मैंने ये स्लाइड डाली है, क्योंकि ये अभी लास्ट ही महीने की न्यूज है कि स्कॉटलैंड में उन्होंने ये स्टडी करी है और जिन्होंने वैक्सीन ली है 9 से 14 साल का जो एज ग्रुप का उन्होंने वैक्सीनेशन करा था, तो उनमें से किसी को भी सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उनका ये टारगेट है अभी कि सर्वाइकल कैंसर को हमें कंट्रोल करना है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उनका टारगेट है कि भाई
2030 तक 90% लड़कियों को 15 साल की एज तक वैक्सीन लगवाना, 70% लेडीज 35 और 45 साल की एज में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 2 बार ये 2 एज पे, क्योंकि ये सबसे कॉमन एज ग्रुप है। 35 to 50 ईयर्स, 55 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, ये सबसे कॉमन एज ग्रुप है जब जहाँ ये कैंसर देखने को मिलता है। तो इसीलिए WHO का जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप ज्यादा नहीं करा सकते तो एटलीस्ट 2 बार लाइफ में 35 और 45 ईयर्स की एज पे 2 बार HPV टेस्ट से स्क्रीनिंग कराएं। इससे जो सर्वाइकल कैंसर से मोर्टालिटी है, जो मृत्यु है, वो 30% तक डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं सबसे अंत में यही कहना चाहूंगी कि जागरूक रहें, टीका लगवाएं और परीक्षण करवाएं। और ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारा समाज अभी बहुत ही अच्छा, ये अभियान चालू है हमारे समाज का, बांगड़ मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी और अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा का जो एक प्रोजेक्ट चालू है HPV वैक्सीनेशन का, ये बहुत ही अच्छा काम हम कर रहे हैं कि हमारे समाज भी इसके लिए जागरूक हो रहा है। एक समाज, सर्वाइकल कैंसर मुक्त समाज करने के लिए हम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारे को मुझे बहुत सौभाग्य मिला है कि छत्रपति संभाजी नगर में मैं उस कार्यक्रम को लीड कर रही हूँ। मुझे उन्होंने विशेषज्ञ समिति में मेन रखा है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि प्लीज इस जो हमारे समाज ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, उसमें प्लीज सब लोग सहयोग करें, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि बहुत ही कंसेशनल रेट पे हमें वैक्सीन मिल रहा है। और कंसेशन से ज्यादा मुझे लगता है कि ये लाइफ सेविंग है, क्योंकि कैंसर होने के बाद में ट्रीटमेंट लेने से बेटर है कि हम उसे होने ही ना दें। तो उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हमने करना चाहिए। और आई थिंक इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो मेरे ख्याल से फैमिली का है, और मेनली मदर्स का है। और आज जो है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा माताएं हमारे सामने हैं, तो उनका रोल फैमिली में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हेल्थ इश्यूज जहाँ आते हैं तो हम खुद से पहले फैमिली को ही रखते हैं, पर यहाँ पे खुद का भी ध्यान रखें और अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। लड़के और लड़कियों दोनों को वैक्सीनेशन कराएं, और आप लोग भी प्लीज स्क्रीनिंग कराएं, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जो 100% हम इसको रोक सकते हैं और इससे बच सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया साक्षी जी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। थैंक यू। पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए। जैसे वैक्सीन के लिए जो डरते थे लोग, तो वो अवेयरनेस आ गया है सब। पद्मा जी। धन्यवाद डॉक्टर साक्षी जी। आपने वैक्सीनेशन, पेप्समियर टेस्ट, स्क्रीनिंग, एचपीवी टेस्ट सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और सबको समझ में भी आया। आफ्टर मैरिज स्क्रीनिंग 21 से 30 साल में पेप्समियर टेस्ट, 3 साल में एक बार, और 30 से 65 की उम्र में पेप्समियर टेस्ट एवरी 3 years एंड HPV टेस्ट एवरी 5 years के बारे में जानकारी दी। तो हम अपने परिवार की रीढ़ है, लेकिन खुद को भी सहारा देना सीखे। हर साल नियमित जांच कराएंगे, अपने शरीर को अनदेखे नहीं करेंगे, और हर बहन को जागरूक बनाना है, क्योंकि हमारी सेहत हमारी शक्ति है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद साक्षी जी। बहुत अच्छा। सुषमा भाभी, अभी प्रश्न इनके पूछने, संचार के नहीं है ना आज? संचार नहीं, के रहने तो ना, नीना जी नहीं है अभी। नहीं है। नहीं, संचार के आने तो क्वेश्चंस पर और भी कुछ मन में सवाल होंगे ज्योति तो भाभी वो अभिनव जी और साक्षी जी हमारे साथ है, तो लोग पूछ सुषमा, सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। ज्योति जी बाहेती को अनम्यूट करो ना। ओके। ज्योति भाभी। जय श्री कृष्ण। अनु जी और साक्षी जी ने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी, अच्छा लगा। एक सवाल मेरे मन में है, अगर कैंसर, अगर हेरिडिटी है कैंसर की, अगर हेरिडिटी है
फिर इसकी टेस्ट कैसे करवाना चाहिए कि ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, या जो भी है, बेटा है बेटी है, इनके पास यानी पास ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी कोई टेस्ट है क्या इसे? कुछ कैंसर जो है वो हेरिडेटरी हो रहते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, कोलोन का कैंसर है। तो हाँ। इसके लिए हम अगर किसी में है ऑलरेडी तो हम रिकमेंड करते हैं, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो जनरली ये जो हेरिडेटरी वाले कैंसर रहते हैं वो अर्ली एज में आते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर जो हेरिडिटी वाले रहते हैं ये जनरली 35 to 40 एज में जो मिलते हैं, तो वहां हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि उनका पहले हम पेशेंट का स्क्रीनिंग करते हैं कि उनको म्यूटेशन है क्या, उनको वो जीन है क्या प्रेजेंट। अगर उनमें आता है वो टेस्ट पॉजिटिव तो फिर हम उनके फैमिली को काउंसिल करते हैं कि उनके बच्चों में उन्होंने टेस्ट कराना चाहिए। ओके, यानी जो पर्टिकुलर 3-4 टाइप आपने बताया उसी हाँ, के लिए कुछ हम कैंसर्स हैं लेना जिनमें चाहिए। हाँ, थैंक यू और साक्षी जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। और कोई को कुछ पूछना होगा तो हैंड रेज कर सकते हैं। नंदा जी तोष्णीवाल है? नंदा जी तोष्णीवाल, एक मिनट, भारती दीदी को भी अनम्यूट करो। अभिनव जी गए क्या? ये है साथ में। निकल गए, तो कॉल चालू थे तो निकल गए। नहीं है? नहीं नहीं, वीडियो स्टार्ट करे ना तो म्यूट हुए थे भारती दीदी अभी। ना, नंदा जी भी नहीं है शायद, है ना? पता नहीं, देखते हाँ। हैं। मुझे पहले याद नहीं आया कि ये यवतमाल से पढ़े। मैं अभिनव के पास मालूम है क्या, 1-2 बार मैं गई भी हूँ, पर जब अभी बायोडाटा में याद आया। सुल्तानपुर में शायद इनके थ्रू गई थी मैं। और किसी को कुछ पूछना है तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। कल्पना भाभी, कल्पना जी भूतड़ा। कल्पना जी, नंदा जी अगर पूछना है तो आपके पास समय है। नंदा ये नहीं है, मीना जी। कल्पना भाभी, कल्पना भाभी आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछे। नहीं हो नहीं रहा। हो पा रहा, एक मिनट। नंदा, नंदा जी तोष्णीवाल खुद को अनम्यूट करें एक बार। आप अपने आप को कर। हाँ हाँ, अब हो गया हूँ। जय श्री कृष्ण। मुझे पूछना था कि लड़कों के लिए भी ऐसे वैक्सीन है क्या हाँ, कैंसर? बताइए। लड़कों को भी एचपीवी वैक्सीन हम लगा सकते हैं, जैसा मैंने हाँ, बताया। क्योंकि तो पोते को बोल रहे बहू लगाना है, हाँ, बोले तो कंपलसरी किया है। लड़कों के लिए भी एचपीवी वैक्सीन है, हम लगा हाँ, सकते हैं। 9 से 26 साल में हम एचपीवी वैक्सीन लगा सकते हैं लड़कों को। हाँ, वो 15 का है अभी, और हाँ, तो उनको पोती लगा 13 सकते तो। हैं। हाँ, हाँ, तो दोनों डॉक्टर ने कंप्लीट बोला किया है है। वो पूछना था कि जरूरी है क्या वो लगाना। जरूरी है, जरूरी है। अभी अच्छा, मुझे लगता है कि इतना मैं शायद बोल पाई कि ये जरूरी है, इतना तो शायद मैं समझा पाई होंगी कि इसकी जरूरत हमें समझ में आई होगी कि एचपीवी हाँ, वैक्सीन हमारे लिए कितना नहीं जरूरी है। लड़कियों का तो है कंपलसरी, लड़कियों का, पर हाँ, लड़कों का लड़कियों का है। और इसलिए मैंने बोला कि वो बाकी के भी कैंसर्स करता है, और अगर दोनों को ही इम्यूनिटी रहेगी तो वो ज्यादा प्रोटेक्शन करता है। सुषमा भाभी, नंदा को तो को होस्ट बनाओ। इन्होंने धन्यवाद। नहीं, इन्होंने बताया, आपने को पूरा क्लियर किया है कि लड़कों को भी लगाना चाहिए। पर अभी भी कुछ जगह जो ड्राइव चल रहा है ये अपने सब जगह वैक्सीन देने का, कुछ कुछ गायनेकोलॉजिस्ट उनको बोलती है कि भाई यहाँ पे मत जाइए क्योंकि वो पूरा सफिशिएंट नहीं है।
तो वो लेना नहीं चाहते वहां पे। ऐसा हो रहा है, क्योंकि नागपुर में भी जब चलाया था तो कई मैंने मना किया हुआ है भाभी, अब मैंने लगा मत, अभी रुक जा। मैंने भी दोनों को नहीं लगवाया अभी, इसलिए नहीं, मैं कई लोगों ने बोला कि वहां वो कहेंगे जो अभी एक इसका एक्चुअली वही जनरल, मैं अब ऐसे ये नहीं बोलना चाहती, पर शायद जनरल प्रैक्टिशनर्स को अभी भी ये वैक्सीन के लिए थोड़ा संकोच है। लेकिन अब जहाँ हम रात दिन इस फील्ड में है, और मैंने जो फील्ड में स्पेशलाइजेशन करा है, तो इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि ये वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए। नहीं, लेना चाहिए, पर ये वैक्सीन सफिशिएंट नहीं है। ये जो यहाँ पे चल रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत गैर समझ है कि वो इंडियन वैक्सीन है इसलिए आपने नहीं लेना चाहिए, या वो सफिशिएंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंडियन वैक्सीन आके भी 3-4 साल हो गए हैं, बहुत डोजेस उसके भी गए हैं, और वो भी बहुत ट्रायल के बाद उसको अप्रूवल मिला है। ऐसे कोई भी चीज को अप्रूवल इतना बड़ा नहीं मिलता है। तो ऐसा ये नहीं है कि भाई जो अपने समाज का ड्राइव चल रहा है उसमें इंडियन वैक्सीन लग रहा है। क्योंकि हमें भी अभी जब हमने ये निकाला है प्रोग्राम, तो अभी बहुत क्वेश्चंस हमें भी ऐसे आ रहे हैं कि भाई गार्डासिल नहीं दे रहे तुम, ये हाँ। वाला वैक्सीन दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी वैक्सीन, इतना बड़ा ड्रग कोई भी मार्केट में आता है तो उसका बहुत ट्रायल के बाद आता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं उस, वो ऐसे नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वैक्सीन इतना इफेक्टिव नहीं है। ये भी जो आपके बाहर के वैक्सीन है उतना ही इफेक्टिव है। वैसे लिटरेचर आप लोग डालिए अपने इसमें लिख कर क्योंकि क्योंकि कोरोना मेरा के कारण कई बहुत कई लोगों प्रॉब्लम से आ मेरी रही है। बातचीत हुई जो अपने वो पूरा अपने गायनेकोलॉजिस्ट को पूछते हैं और वो नहीं बोल देते हैं। तो हम उनको समझाने में असफल हो रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे ड्राइव चल रहा है तो अपने लगाइए, समाज का ड्राइव है। तो उनको एक तो पहले ये लगता है कि कम पैसे में हो रहा है। आजकल के बच्चे लोगों की मेंटेलिटी रहती है कि कॉस्टली रहा वही चीज अच्छी है। पहली तो मेंटेलिटी ही वैसी बनी हुई है। जी। तो इसको हमें दूर करना है। तो किस तरह से आप लिटरेचर पुट करते हैं उस, देखते हैं। नारी संदेश में कैसे थे इनका? हाँ चलो, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें क्लियर हो गई है, अब हम भी समझाएंगे। और कभी नहीं समझे कोई तो आपसे बात करने के लिए कह सकते हैं। नहीं, जरूर, आप किसी को भी कुछ डाउट हो तो कभी भी आप बोल मैं सकते तो हैं, बात बिल्कुल कर। पोता और पोती को दोनों को लगाने का बोल देती बहू को। मैंने ही मना किया अभी रुक जाओ करके, नहीं बाद नहीं, में प्लीज जरूर लगवाइए, बहुत हाँ इम्पोर्टेंट है ये। लगवा लेते। पद्मा आगे। जी बोलिए नीलिमा जी। आपको बोलना है आभार वगैरह। हाँ ठीक है, करूँ शुरू। हाँ, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर अभिनव जी झंवर तथा डॉक्टर साक्षी जी झंवर, जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमको मार्गदर्शन किया है, इसलिए मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ। हमारी अध्यक्ष सुषमा जी बंग, सचिव नीलिमा जी मंत्री, इन्होंने हमें ये मौका दिया, इसलिए मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रदेश सचिव श्री अजय जी मोदानी, इन्होंने भी अपना कीमती व्यस्त समय दिया, मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। निवर्तमान अध्यक्ष, सभी आदरणीय पूर्व अध्यक्ष आए, सभी विदर्भ पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी, तहसील पदाधिकारी, सभी समिति निर्देशिकाएं, संयोजिकाएं, सह संयोजिकाएं, सभा में उपस्थित सभी बहनों का मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश्वरी। निर्मला जी झंवर का भी आभार मानेंगे। उन्होंने इतना अच्छे से हमें बताया कि हमारे बेटे बहू आपको मार्गदर्शन करेंगे, और आज सही में आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है। तो निर्मला जी झंवर का भी हम बहुत बहुत आभार करेंगे। निर्मला जी झंवर की हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी बोलो आप अब। आज उनकी एनिवर्सरी भी है। तो आज हम सुबह 10:30 बजे मिल नहीं पाए, नहीं तो कुछ कुछ लोगों से हम मिलते हैं। तो निर्मला जी, एक मिनट में आपको बनाती हूँ। आज कुंती जी मुंदड़ा भी उपस्थित है, आपके मम्मी। आज मेरा मायका और ससुराल वाले सभी उपस्थित हैं।
पूर्वी राजस्थान की बेटी और विदर्भ की बहू। वो है सही में। ठीक। निर्मला जी दिख रहे हैं क्या? निकल गए क्या? जी खुद नहीं, अनम्यूट। है। वैसे वो अपने हाँ, आप कर सकते हो थे। गया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपने इनको मौका दिया बोलने का। मैंने आपके पास रखा और आपने कहा कि जरूर उनको बुलाएंगे और उनका लिया, सेशन लिया, बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी, कि आपके वजह से हमें इतना अच्छा सेशन मिला। चलो बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। पर आपको देखते से ही फिर से मुझे कल वाली आपकी एक्टिंग याद आ गई, मोदी जी की। साक्षी जी ने देखा है क्या? नहीं मोदी बहुत बहुत बढ़िया बोले, अगर मैं पंत प्रधान बनती तो उस पे एक दिन की पंत प्रधान वाले से बहुत सुंदर रही आपकी। प्रधानमंत्री बने थे। हाँ के लिए। चलो चलो सबको आपको बहुत बहुत बधाइयाँ वैवाहिक वर्षगांठ की। थैंक यू सभी को बहुत बहुत आभार। आप 26 तारीख का भाभी एक बार लेट टाइम का बोल दो ना एक बार। 26 तारीख का भी ज्योति भाभी, हाँ ज्योति अपने 4:30 बजे रखना है, ज्योति भाभी बोले थे। अपने को वो इसका मैसेज तो आया नहीं है। पर है बोल रहे ना भाभी, ज्योति भाभी है बोल रहे, ज्योति भाभी है बोले। एक मिनट नहीं अनम्यूट कहा। कर, ज्योति भाभी अनम्यूट हो ना। आज जितने लोग चाहते थे उतने जुड़े क्यों नहीं, पता नहीं। आज शादियां है क्या बहुत? जी है। हाँ, हम्म, शादियां बहुत है। इसलिए वो डेट थोड़ी ये हो गई है ना। चलो 26 को है भाभी, 4:30 का टाइम करना पड़ेगा अपने को। अच्छा ठीक है। आप क्या ABMMS या रिश्ते वो ग्रुप में आया है अपने लिए? ज्योति 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 भाभी से बात करके अपन कर तो आप लेते बता दिए ना। हैं। ज्योति भाभी नहीं अभी आया नहीं, पर है ऐसा बोले ना भाभी। वो है, पर नहीं जुड़ना हो उसमें। हाँ हम जय श्री हमारा कृष्ण। हाँ ज्योति भाभी। सुषमा जी ग्रुप पर डाल दिया है, 26 तारीख का रहेगा 3:30 बजे। सभी हाँ प्रदेश अध्यक्ष सचिव, जिला अध्यक्ष सचिव, इनको सबको ज्वाइन होना है। ग्रुप पर आ गया है। आत्म अच्छा, सुरक्षा पर जो है ना, और कितने देर के लिए आत्म रहेगा ये? कितने देर के लिए रहेगा? देखो 45 मिनट में हो जाना चाहिए, इसलिए अपन 1 घंटे का मार्जिन लेके चलिए। 3:30 बजे रहेगा, तो 4:30 का आप अपना शेड्यूल रखिए। 4:30 थोड़ा लेट हो जाता है। सुषमा भाभी अपन सब टाइम डालेंगे। 3:30 का डिसाइड हो गया है, लिंक आ गई है उसकी। शायद आप अपने बिजी शेड्यूल में देख नहीं पाए। नहीं मैंने देखने की कोशिश की पर मुझे दिखाई नहीं। मैंने आपको भेजी है आप नहीं, पर्सनल, आपने आप भेजी नहीं पर बोली ना। हम कि हमारे लिए नहीं होगी, वो सिर्फ आप लोगों के लिए, कुछ पदाधिकारियों के लिए है कि ये आपके बगैर तो होना ही नहीं है ना। सब सीधे स्थानीय लेवल से अध्यक्ष लेकर राष्ट्रीय स्तर तक होना है, तभी होगा प्रोजेक्ट, होगा नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है होना। अच्छा अच्छा हाँ चलो ठीक है। ठीक हाँ है फिर 4:30 का कर देते हैं हम, पर 4:30 बजे थोड़ा सा लेट हो जाता है वो। कोशिश कर। एक काम चलो कीजिए, 3:45 बजे कर रहे हैं आज। 4 बजे का तो लेट हो जाएगा, क्यों 3:30 बजे चालू कर रहे हैं तो समाचार तो बजनी है। ठीक है। क्योंकि उसमें है ना सभी जिला अध्यक्ष, स्थानीय अध्यक्ष सभी लगेंगे, क्यों प्रोजेक्ट स्थानीय लेवल पर लेना है पूरा। अच्छा और उसी में पूरी तैयारी बताएंगे कि हमने क्या क्या तैयार करके आपको दे रहे हैं और आपको क्या करना है। अच्छा ये अच्छा सभी रहेगा। ठीक है ना भाई, थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि 27 से तो वो शुरू होने ही वाला है, फिर हम लोग और रख नहीं पाएंगे। हाँ आप 4:15 का टाइम दे दो, 15 मिनट पहले निकल जाओ, या उसी हाँ, में सब ज्वाइन भी हो गए तो भी। लिंक तो वही है, नहीं सॉरी, लिंक अलग अलग है। उस दिन अलग की है। लिंक अलग है, उस दिन की लिंक अलग है। ठीक हाँ है ना, दो डिवाइस यूज करके कर लेते हैं।
बाकी जिला अध्यक्ष भी लगेंगे ना सुषमा जी, स्थानीय अच्छा अध्यक्ष भी लगेंगे ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए थोड़ा एडजस्ट कीजिए। हाँ हाँ, हाँ के बाद राष्ट्रीय आयोजन है ना। ओ राष्ट्रीय आयोजन है, पर वो यही था कि 27 तारीख से ही है सारा। हम लोगों ने इसलिए 26 तारीख तक का प्लानिंग किया था। नहीं ये वो 26 ऐसे चला, 24 था। और 26 चला, लेकिन बीच में ऐसे हो गया मंजू जी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहने से 24 का नहीं होते 26 का हो गया। वो ऐसे कुछ प्रॉब्लम आया था, अच्छा इसलिए अच्छा, 26 पर गया और 26 पर गया फिर। हम्म, ठीक है फिर। चलो आज के बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत पूरी हाँ, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिली पूरी। अटेंडेंस कम रही आज की। अटेंडेंस का वो अटेंडेंस कम रही तो मजा नहीं आता हमको, बाकी हाँ। से तो बहुत अच्छा था। अब ये अटेंडेंस का ख्याल रखो, 27 तारीख से 1 तारीख तक विदर्भ ओ में थोड़ा हाँ फॉरवर्ड करो विदर्भ में। नहीं, शादियां भी है, तो शादियां भी है ना, बहुत है, वैसा बोल रहे लोग। शादियां है, हाँ अटेंडेंस। शादियां हैं। हमने जो ओरेटर्स क्लब के लिए भी बोला ना, जिला अध्यक्षों के, तो हाँ वही है कि शादियां बहुत है, अभी मत रखो, शादियां बाद में हाँ रखो। तो 30 शादियां है बहुत। मैं खुद भी 1 तारीख को शादी में जा रही हूँ, 1-2 1 तारीख को भी है क्या शादी? अब हम तो 31 की रखने की सोच रहे हैं ओरेटर्स। 1 और 2 को मैं भी खुद जा रही हूँ। 1 तारीख का तो मैं भी अटेंड नहीं कर पाऊंगी प्रोग्राम। अच्छा, नहीं हाँ 31 रात को रखेंगे 9 बजे इनका, जो जिला अध्यक्ष को बोलना है ना, हर अच्छा। घड़ी बदल रही है वाला, तो ये चल रहा है। ये चल रहा है। हम्म। पूछ लो ना जिला अध्यक्ष क्या बोलते हैं। कौन कौन उपस्थित है भाई जिला अध्यक्ष? सब लेफ्ट हो जाते फटाफट। कोई नहीं है, कुछ लोग निकल गए। हाँ, जब हमने अभी 26 का अनाउंस किया था, तब तो कई लोगों ने मना किया था। अच्छा हमने नहीं है आगे तो शादियां भी है, महेश नवमी की तैयारियां भी है, हाँ, बहुत कुछ लोकल के कार्यक्रम है ना। प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं ना, महेश नवमी के लोकल के प्रोग्राम भी है ना। और लोकल पे हो हाँ रहे, तो फिर बाद में रखना क्या, कभी वो भी सोच हाँ, सकते हैं। या अगर रखना है, सब लोग तैयार होंगे तो रख लेंगे रात को। और अभी कल्पना भाभी भी बोले कि ओरेटर्स क्लब का जब भी रहा तब हम भी बोलेंगे, सारे हाँ, पदाधिकारी तैयार है चांद- टॉपिक पे बोलने के लिए। एक काम करो ना, महेश नवमी हो जाने दो ताकि सब रिलैक्स हो जाते। पर फिर हमारे पास लिंक नहीं रहेगी बात। क्या लास्ट तारीख है आपकी? 9 तारीख, 10 तारीख है वैसे, पर हम्म। पहले ही उसको रिमूव करना पड़ता, अदरवाइज वो अपने आप क्रेडिट कार्ड से पैसे ले लेता है आगे के महीने के लिए। ओहो तो वो एक दिन पहले रिमूव करना अच्छा रहता, अच्छा अच्छा। क्योंकि ये लिंक ऐसे साल भर की रहती है। वो बराबर जो डेट हुई उसमें अगले महीने के ले लेता है। अच्छा ऑटोमेटिक है सारा। हाँ ऐसा एक बार हुआ है मेरे साथ, इसलिए नहीं नहीं रिस्क मत लो आप। तो और उनको 6 रखो और बोल 7 तारीख का रहे भी मैं आपको कंफर्मेशन देती हूँ आज वापस अंजलि जी से बात कर कर। अच्छा या आप अच्छा, डायरेक्ट ही बात कर लो ना सुषमा जी, अंजलि जी से डायरेक्ट ठीक बात है कर लो, ज्यादा ठीक है। बेटर है। हाँ 6 या 6-7 का 7, क्योंकि हमको हाँ डालना ही है वो भजन संध्या का। हाँ तो कंफर्म कर लो उन्हीं से आप। हाँ हाँ, ठीक है हाँ ना। चलो, जय श्री कृष्ण। चलो, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, चलो मिलते हैं। चलो।